हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो यस नोवेल स्टोरी में आपका स्वागत है। सुनते रहिए अनोखी कहानियां अनोखे अंदाज में। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम अनदेखा अजनबी। दोस्तों आप लोग सपोर्ट करिए प्लीज। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए अब चलते हैं अपने कहानी के अंदर। आप सुन चुके हैं 30 चैप्टर। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 31। मैंने अहम को शादी के लिए हाँ बोल दी। अहम तुम। नेत्रा आगे कुछ कहती उससे पहले ही अहम कहता है, नेत्रा ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारा जवाब हाँ या ना में चाहिए। सो टेल मी, विल यू मैरी मी और नॉट। अहम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। नेत्रा ने इतना ही कहा था कि अहम फिर से उसे टोकते हुए कहता है, यस और नो। अहम। नेत्रा कहती है, यस और नो। अहम फिर से कहता है, मेरी बात तो सुनो। नेत्रा यस और नो। अहम के बार बार एक ही बात बोलने पर नेत्रा अभी गहरी सांस लेती है और अपनी आंखें बंद कर कहती है, यस, यस आई विल। आगे। नेत्रा ने ये 4 शब्द कितनी मुश्किल से बोले थे ये तो वही जानती थी। ये बोलने के साथ ही उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और उसे सबसे पहला ख्याल अक्ष का आया था। उसके कहे बोल उसके कानों में गूंजने लगे थे कि अक्ष ने उसे अहम को मना करने को बोला था, लेकिन उसने अहम को हाँ कर दी। पता नहीं क्यों लेकिन नेत्रा को रह रहकर अक्ष का ख्याल आ रहा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अक्ष के साथ बहुत गलत किया है। वही अहम की हालत नेत्रा की हालत से बिल्कुल उल्ट थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि नेत्रा मान गई, क्योंकि उसे लगा कि नेत्रा इतनी जल्दी नहीं मानेगी। और आज तो वो सोचकर आया था नेत्रा पक्का मना करेगी, लेकिन फिर भी वो उसे किसी ना किसी तरह मना ही लेगा। लेकिन यहाँ तो उसकी सोच से बिल्कुल उल्ट हुआ। नेत्रा ने हाँ कर दी और यही बात उसे हजम ही नहीं हो रही थी। वो तो खड़ा खड़ा कोमा चला गया था। अभी दोनों चुपचाप अपने अपने ख्यालों में घूम थी कि तभी हम एकदम से नेत्रा के गले लग जाता है और उससे चिपकते हुए कहता है, थैंक यू सो मच। नेत्रा उसके ऐसे करने से सकपका जाती है और उसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर देती है, तो अहम भी उससे दूर हो जाता है, क्योंकि वो समझता है कि शायद नेत्रा अभी उससे अनकंफर्टेबल फील कर रही होंगी। इसलिए वो तुरंत उससे दूर हो जाता है और चहकती हुई आवाज में कहता है, सॉरी, वो एक्साइटमेंट में तुम्हें गले से लगा लिया। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना। नेत्रा अपने नजरें झुकाकर ना में सिर हिला देती है। नेत्रा को अभी बहुत तेज रोना आ रहा था। वो गला फाड़ फाड़ कर रोना चाहती थी, क्योंकि उसे इस बात का अच्छे से एहसास था कि आज का उसका ये फैसला उसकी जिंदगी झंड करने वाला है। नेत्रा ये सब सोच ही रही थी तभी उसका मोबाइल रिंग करता है। नेत्रा अपनी जीन्स की पॉकेट से मोबाइल निकालती है। आज नेत्रा ने व्हाइट कलर का ऑफ शोल्डर टॉप उसके साथ ब्लू जीन्स पहन रखी थी और बालों को खुला छोड़ा हुआ था। नेत्रा अभी अपना फोन अपनी पॉकेट से बाहर निकालती है और उसे पिक कर कहती है, हेलो। बाहर राहुल खड़ा है, उसके साथ मेरे ऑफिस आयो। सामने से अक्ष की कठोर आवाज सुनाई देती है। अक्ष की आवाज सुनकर नेत्रा के हाथ से फोन घिरते घिरते बजता है। उसकी धड़कनें सामान्य गति से बढ़ गई थी। वो बस हम में जवाब देती है और अहम को कहती है, मुझे जाना होगा, बाय। इतना बोलकर अपनी स्टिक टेबल से उठाती है और बाहर जाने को होती है कि अहम उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, क्या हुआ, अचानक से कहाँ जा रही हो। ये सुनकर नेत्रा कुछ पल शांत हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो अहम को क्या ही बोले कि वो कहाँ जा रही है। ये तो बोल नहीं सकती कि उसके मामा से मिलने जा रही है। नेत्रा ये सब सोच ही रही थी कि अहम उसके सामने आकर उसके चेहरे को अपने हाथों में भर कर कहता है, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है। उसके ऐसे खुद को छूने से नेत्रा को बहुत अजीब लगा, इसलिए वो झट से अहम के हाथ झटक देती है। उसके ऐसे करने से अहम अपने हाथ पीछे खींच लेता है। उसे नेत्रा के ऐसे करने पर बुरा लगा था, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर नेत्रा को कहता है, क्या हुआ है नेत्रा, इज एवरीथिंग ऑक। या नथिंग टू वरी, बट नाउ आई हैव टू गो, इट्स अर्जेंट। नेत्रा अहम की बात पर जवाब देती है और स्टिक की मदद से बाहर की ओर जाने को होती है कि अहम उसके पास आकर उसके हाथ को पकड़कर कहता है, तुम्हें कहाँ जाना है, चलो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। इतना बोलकर नेत्रा अपना हाथ छुड़वा लेती है और बाहर निकल जाती है। वही अहम उसे देखकर हैरान था। वो खुद से कहता है, नेत्रा ने ये तो कह दिया है लेकिन वो खुश नहीं दिख रही, ऐसा क्यों। इतना सोचकर वो भी नेत्रा के पीछे बाहर निकल जाता है। वही नेत्रा बाहर आते ही राहुल की मदद से कार में बैठ गई थी। राहुल उसे कार में बिठाकर ऑफिस की ओर कार बढ़ा देता है। कुछ ही समय वो लोग स्पाइरॉक के नीचे खड़े थे। राहुल जल्दी से कार से बाहर निकलता है और फिर नेत्रा के लिए डोर ओपन करता है, तो नेत्रा भी कार से बाहर निकलती है और हड़बड़ा कर अपनी स्टिक ओपन करने लगती है। उसके हाथ अभी कांप रहे थे। राहुल को उसकी ऐसी हालत पर तरस आ रहा था, लेकिन वो क्या ही कर सकता था। राहुल नेत्रा के पास जाकर कहता है, मैम आप मेरे साथ चलिए, अभी हम लेफ्ट साइड जाना है। राहुल उसे बताता है, तो नेत्रा हाँ में सिर हिलाकर लेफ्ट साइड बढ़ जाती है। राहुल उसे ऐसे ही इंस्ट्रक्ट करते हुए अक्ष की प्राइवेट लिफ्ट तक ले आता है और नेत्रा के साथ उसमें इंटर करता है। कुछ ही समय में वो लोग टॉप फ्लोर पर पहुंच गए थे। अक्ष के केबिन के बाहर जाकर राहुल जाता है और नेत्रा को देखकर कहता है, मैम आपके ठीक सामने बॉस का केबिन है, आप अंदर जाओ।
नेत्रा उसकी बात पर हाँ में सिर हिला देती है और तभी डोर अपने आप ओपन हो जाता है तो नेत्रा गहरी सांस लेकर अपनी स्टिक की मदद से अंदर एंटर करती है। केबिन में एंटर होते ही नेत्रा को बहुत कोल्ड वाइब्स फील हो रही थी। उसे किसी की नजरें खुद पर फील हो रही थी। नेत्रा समझ गई थी कि ये कोई और नहीं बल्कि अक्ष ही है। ये महसूस कर नेत्रा कांपने लगी थी कि तभी अक्ष की सख्त आवाज उसके कानों में पड़ती है, यहाँ आओ मेरे पास। नेत्रा ये सुनकर आवाज की दिशा की ओर घूमती है और धीरे धीरे से अक्ष की ओर अपनी स्टिक की मदद से बढ़ने लगती है। नेत्रा आगे बढ़ रही थी कि तभी उसकी स्टिक किसी के पैरों को टच होती है। 2-3 बार अक्ष के पैरों को स्टिक से छूने के बाद नेत्रा समझ जाती है कि अभी वो ठीक अक्ष के सामने खड़ी है। ये फील करते ही वो अपनी जगह पर रुक जाती है। उसके रुकने पर अक्ष उसका पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है, जिस वजह से वो सूखे हुए पत्ते की तरह जाकर अक्ष की गोद में घिर जाती है। नेत्रा की स्टिक उसके हाथ से छूट जाती है और उसका सिर सीधा जाकर अक्ष के ब्रॉड सीने से टकराता है। अक्ष उसकी कमर पर अपनी पकड़ बनाकर इसके कंधे जो ऑफ शोल्डर टॉप की वजह से अच्छे से दिखाई दे रहे थे उन पर किसकर सख्त आवाज में कहता है, मिल आए हमसे। ये सुनकर तो जैसे नेत्रा की सांसें 100 की गति से चलने लगती है और उसकी आंखों में नमी आ जाती है और उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। वो अक्ष की बात का कोई जवाब नहीं देती। वही अक्ष उसे अपनी बात का जवाब न देता देख उसके कंधे पर जोर से बाइट करता है, जिससे नेत्रा की आह निकल जाती है। वही अक्ष उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए कहता है, मुझे अपनी बात रिपीट करने की आदत नहीं है, इसलिए जो पूछा है उसका जवाब दो। उसके ऐसे बोलने पर नेत्रा की आंखों से आंसू बह जाते हैं और वो हाँ में सिर हिला देती है और कहती है, हाँ। अक्ष नेत्रा को रोते देख उसके आंसू साफ कर उसके दोनों गाल पर किस कर बेहद सर्द आवाज में पूछता है, क्या जवाब दिया उसे? मना कर दिया ना। इतना बोलकर नेत्रा के गाल को अपने अंगूठी से सहलाने लगता है। वही अक्ष के सवाल पूछने पर नेत्रा फुफक कर रो पड़ती है। बेचारी को अभी डर लग रहा था, वो अभी बुरी तरह से कांप रही थी और उससे भी ज्यादा उसे एक अजीब से गिल्ट ने घेर रखा था। वही उसके ऐसे रोने पर अक्ष उसे घूर से देखने लगता है। उसे नेत्रा की कंपन अच्छे से महसूस हो। कुछ समय उसे ऐसे ही देखने के बाद अक्ष उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसकी पीठ को सहलाते हुए कहता है, क्या हुआ? अक्ष के ऐसे पूछने पर नेत्रा उसके सीने में अपना चेहरा छुपाकर रोते हुए कहती है, आप गुस्सा का करोगे? नेत्रा के ऐसे बोलने पर अक्ष उसे अपनी बाहों में और कस लेता है और कहता है, नहीं करूंगा गुस्सा, अब बताओ क्या हुआ? वो मैं आए हम। इतना बोलकर नेत्रा चुप कर जाती है। उसे समझ में आ रहा था कि वो ये सब अक्ष को कैसे बताए। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वही अक्ष उसके चुप होने पर कहता है, वो मैं क्या? आगे भी तो बोलो। ये सुनकर नेत्रा सुबकते हुए कहती हैं, पर पहले आप माता रानी की का कसम खा खाओ, आप गुस्सा न नहीं करोगे। नेत्रा के ऐसे बोलने पर अक्ष के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और लेकिन फिर वो अपना गला साफ कर कहता है, मैंने एक बार बोल दिया ना कि नहीं करूंगा गुस्सा, तो मतलब नहीं करूंगा, इसलिए अभी चुपचाप बताओ क्या हुआ है। अक्ष की ऐसी आवाज सुनकर नेत्रा अक्ष के गले में अपना चेहरा छुपा लेती है। उसे अक्ष से डर लग रहा था, इसलिए वो अक्ष में ही छिप रही थी। वही नेत्रा के ऐसा करने पर अक्ष अपनी आंखें बंद कर लेता है। नेत्रा की पीठ को सहलाते हुए कहता है, क्यों डर रही हो, साफ साफ बताओ ना क्या हुआ है। मैंने हमको शादी के लिए हाँ बोल दी। इतना बोलकर नेत्रा फिर से फुफक कर रो पड़ती है। वो अभी और ज्यादा कांपने लगी थी। वही उसकी बात सुनकर अक्ष को आंखें लाल हो जाती है और उसकी पकड़ नेत्रा के बदन पर कस जाती है, इसलिए उसकी नसें उबर कर दिखने लगती है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी फट जाएगी। अक्ष को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन फिर भी वो खुद को शांत रखता है और नेत्रा पर अपनी पकड़ कसकर उसे अपने सीने से चिपका लेता है और उसके गले में अपना चेहरा छुपाकर धीमी मगर बेहद कठोर आवाज में एक एक वर्ड को चबाते हुए कहता है, क्यों हाँ की? मैंने मना करने को बोला था ना। अक्ष की ऐसी आवाज सुनकर नेत्रा और डर जाती है और उसका रोना बढ़ जाता है। उसे ऐसे रोते देख अक्ष उसके कान पर बाइट कर कहता है, रोना बंद करो। उसके ऐसे बोलने पर नेत्रा चुप होने की कोशिश करती है, लेकिन ये उसके बस में नहीं था, इसलिए वो रोते हुए कहती है, मैं मना ही का करने वाली थी, लेकिन क्या? हाँ लेकिन क्या? बोलो। अक्ष नेत्रा की कमर को कसकर दबाते हुए कहता है। अच्छा छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। नेत्रा रुआसी आवाज में कहती है। अच्छा, और मेरे दर्द का क्या? जो तुम्हारे इस जवाब की वजह से मुझे दर्द हो रहा है, उस दर्द का क्या नेत्रा? अक्ष अपना चेहरा नेत्रा के खुले कंधों और गाल से बुरी तरह रब करते हुए कहता है। उसके ऐसा करने से अक्ष की बेद उसे चुभ रही थी, इसलिए नेत्रा उसे दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन अक्ष उससे दूर हट ही नहीं रहा था। नेत्रा उसके ऐसा करने पर रोने लगती है तो अक्ष उसे कहता है, बोलो। क्यों हाँ कही है हमको? वो मैं नहीं बता सकती। नेत्रा रोते हुए चेहरा छुपाकर कहती है। अच्छा तो मैं बताता हूँ, तुमने इसलिए हाँ कही क्योंकि तुम्हें अहम की प्रॉपर्टी जो नजर आ रही थी है ना, तुमने सोचा होगा कि एक बार उससे शादी हो गई तो लाइफ मस्त कटेगी। नहीं यही सोचा था ना? अक्ष गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है। नहीं ये ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। नेत्रा रोते हुए कहती है। अच्छा मैं गलत समझ रहा हूँ तो ठीक है, इसका मतलब तुम्हें अलग अलग लड़कों के साथ सोने की आदत है ना? मुझसे मन भर गया होगा तो सोचा क्यों ना हमको टेस्ट किया जाए,
है ना? लेकिन ऐसा क्यों सोचा तुमने? क्या मेरे साथ मजा नहीं आया था? क्या तुम सेटिस्फाइड नहीं थी? लेकिन तुम्हें देखकर तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। लेकिन अगर ऐसा है तो चलो एक बार फिर ट्राई करते हैं। देखना सुबह तक हम का ख्याल तक तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगा। अक्ष गुस्से में नेत्रा को ये सब बोल देता है। वही अक्ष की बातें नेत्रा के दिल पर किसी खंजर की तरह लग रही थी और उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था और उसके दिमाग में एक बार फिर 1 साल पुरानी बातें घूमने लगी थी कि कैसे नैनीताल में लोग उसे कैसी कैसी बातें कर रहे थे, पता नहीं किन किन घटिया नामों से नवाज रहे थे, जबकि उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी। वो सब याद करते ही नेत्रा की सांसें एक बार फिर तेज हो गई और वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी और साथ साथ रोते हुए बेहद गुस्से में अक्ष कहती हैं, आप मुझे ऐसी लड़की समझते हैं कि मैं हम के साथ छी? मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, समझे आप? सब लोग हर बार मुझे ही क्यों गलत समझते हैं जबकि मेरी तो कोई गलती भी नहीं होती है। इतना बोलकर वो और गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। वही उसकी बिगड़ती हालत देखकर अक्ष की हालत खराब हो रही वो सब कुछ भूल नेत्रा को देखकर कहता है, नेत्रा नेत्रा रिलैक्स। क्या हो रहा है तुम्हें? मैं हमको मना करना चाहती थी, आप गलत समझ रहे हो। नेत्रा इतना बोलकर और गहरी गहरी सांसें लेने लगी थी। अक्ष समझ गया था कि नेत्रा को इस समय पैनिक अटैक आ रहा है, इसलिए नेत्रा की पीठ को सहलाते हुए कहता है, ओके ओके फाइन, तुम गलत नहीं हो बस, लेकिन पैनिक करना बंद करो। वो उसने उसने बोला था। ये बोलते हुए नेत्रा की आंखें बंद होने लगी थी। ये देख अक्ष उसके गालों को थपथपाते हुए कहता है, नेत्रा नेत्रा ओपन योर आईज नेत्रा। लेकिन अभी नेत्रा की आंखें पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। ये देख अक्ष के चेहरे के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं। वो जल्दी से नेत्रा को अपनी गोद में उठाकर सोफे पर लेटा देता है और उसके पास जमीन पर बैठकर उसके लिप्स पर लाइट किस करते हुए कहता है, नेत्रा नेत्रा आंखें खोलो नेत्रा। लेकिन नेत्रा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, इसलिए अब अक्ष जल्दी से खड़ा होता है और अपनी पॉकेट से अपना फोन निकाल कर अंश को कॉल करता है और उसे आने को बोलता है, क्योंकि अक्ष एक डॉक्टर है। अक्ष ने अभी कॉल कट ही किया था कि तभी उसके केबिन में कोई दनदनाते हुए आते हैं और उसके कानों में आवाज पड़ती है, मामा मुझे आपको कुछ बताना है, आप फ्री? ये कोई और नहीं अहम था। अहम ने अभी इतना ही बोला था कि उसकी नजर नेत्रा पर जाती है जो बेहोश सी सोफे पर लेटी हुई थी। उसे देख अहम धीरे से फुसफुसाता है, नेत्रा। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 32 आई लव योर आईज। इसलिए अब अक्ष जल्दी से खड़ा होता है और अपनी पॉकेट से अपना फोन निकाल कर अंश को कॉल करता है और उसे आने को बोलता है, क्योंकि अक्ष एक डॉक्टर है। अक्ष ने अभी कॉल कट ही किया था कि तभी उसके केबिन में कोई दनदनाते हुए आते हैं और उसके कानों में आवाज पड़ती है, मामा मुझे आपको कुछ बताना है, आप फ्री? ये कोई और नहीं अहम था। अहम ने अभी इतना ही बोला था कि उसकी नजर नेत्रा पर जाती है जो बेहोश सी सोफे पर लेटी हुई थी। उसे देख अहम धीरे से फुसफुसाता है, नेत्रा। आगे वही अक्ष जो अभी नेत्रा के पास खड़ा था वो अहम की आवाज सुनकर उसे घूम कर देखता है तो अहम एकटक नेत्रा को देख रहा था। अहम को देखकर अक्ष के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए थे। वही अहम नेत्रा को देखकर उसके पास जाकर घुटनों के बल बैठ जाता है और नेत्रा के बालों को सहलाकर कहता है, नेत्रा नेत्रा ओपन योर आईज, व्हाट हैपन? लेकिन नेत्रा का सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो अहम उसे देखकर अक्ष को कहता है, मामा नेत्रा को क्या हुआ है? ये ऐसे बेहोश क्यों है? वो अहम। अक्ष ने अभी इतना ही बोला था कि तभी अंश अक्ष के केबिन में आता है, उसके साथ उसकी टीम भी थी। वो नेत्रा को देखता है, फिर अक्ष को देखता है और फिर अहम को देखता है और खुद से कहता है, तीनों एक साथ। अक्ष अंश को देखकर कहता है, खड़ा क्या नेत्रा को ट्रीट कर। अक्ष की आवाज सुनकर अहम हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, नेत्रा को अटैच रूम में लेकर चल। उसकी बात पर अक्ष हाँ में सिर हिलाकर जैसे ही नेत्रा को गोद में उठाने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी अहम नेत्रा को गोद में उठाकर अक्ष के केबिन में अटैच रूम में लेकर चला जाता है। ये देख अक्ष अपने हाथ की मुठिया कसकर बंद कर लेता है। वही अंश ये देख तुंद से अक्ष के पास जाता है और कहता है, ये हो क्या रहा है, बताएगा मुझे कुछ? अंश के ये पूछने पर अक्ष उसकी ओर देखता है और फिर बिना कुछ बोले वो भी अंदर चला जाता है। उसके जाने के बाद अंश भी अंदर जाता है तो सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि अहम इस समय नेत्रा के पास बैठा उसके सिर को सहला रहा था और वही ये सीन देख देखकर अक्ष का खून खोल रहा था। उसकी आंखें अभी एकदम लाल हो चुकी थी। वो एक नजर अंश को देखता है और फिर रूम से बाहर निकल जाता है। उसके ऐसे बाहर जाने पर अंश उसे देखता है और फिर अहम के पास जाकर उसे कहता है, अहम तुम भी बाहर जाओ, हमें नेत्रा को अटेंड करने दो। नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अहम जवाब देता है। अहम तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, बाहर जाओ, अंश इस बार थोड़े रुड लहजे में जवाब देता है। उसकी बात सुनकर अहम एक नजर नेत्रा को देखता है और फिर मुंह बनाकर बाहर निकल जाता है। वही जब वो बाहर आता है तो देखता है कि अक्ष किसी के साथ फोन पर बात कर रहा था। अहम तुरंत अक्ष के पास जाकर कहता है, मामा नेत्रा यहाँ क्या कर रही थी? अहम की आवाज सुनकर अक्ष उसे एक नजर देखता है और फिर फोन पर कहता है, हम आधे घंटा है तुम्हारे पास समझे, इतना बोलकर कॉल कट कर देता है। फिर अहम को देखकर कहता है, क्या बोल रहे थे तुम? यही कि नेत्रा यहाँ क्या कर रही थी? अहम अक्ष को देखकर कहता है, मुझसे मिलने आई थी।
अक्ष अहम की आंखों में देखकर सपाट लहजे में जवाब देता है। आपसे मिलने क्यों? अक्ष उसे एक बार फिर पूछता है। क्योंकि मैंने बुलाया था। अक्ष दोनों हाथ अपनी पेंट की पॉकेट में डालकर स्टाइल से खड़ा हो जाता है और जवाब देता है। क्या आपने क्यों बुलाया था? अहम पूछता है। वो अक्ष ने अभी इतना ही बोला था कि अहम का फोन रिंग करता है। अहम अपना फोन निकाल कर चेक करता है तो उसके डैड उसे कॉल कर रहे थे। वो कॉल पिक कर कहता है, हेलो डैड। सामने से उसके डैड कुछ कहते हैं तो अहम तुरंत कहता है, क्या? लेकिन डैड मेरा मीटिंग में होना जरूरी है क्या? सामने से फिर कोई जवाब आता है जिसे सुनकर अहम बुझे मन से कहता है, अच्छा आता हूँ। इतना बोलकर कॉल कट कर देता है और अक्ष की ओर देखकर कहता है, मामा अभी मैं जाता हूँ लेकिन शाम को मिलते हैं, मुझे आपसे बहुत से सवाल पूछने हैं। हम अक्ष उसकी बात पर बस इतना ही जवाब देता है तो अहम अभी बिना देरी किए वहां से निकल जाता है। उसके जाने के कुछ समय बाद अंश और उसकी टीम अंदर से बाहर आती है तो अंश अक्ष के पास जाकर कहता है, नेत्रा ठीक है? पैनिक करने की वजह से बेहोश हो गई थी, अभी बिल्कुल ठीक है और उसे होश भी आ गया है। हम अंश की बात पर इतना जवाब देकर अक्ष अंदर नेत्रा की ओर बढ़ जाता है तो देखता है नेत्रा अभी बेड पर आंखें बंद कर लेटी हुई थी। अक्ष धीरे से जाकर उसके पास बैठ जाता है। उसके ऐसे बैठने पर नेत्रा एक बार फिर घबरा जाती है। तुरंत कहती है, आप। अक्ष उसके ऐसे घबराने पर उसके माथे पर किस कर कहता है, रिलैक्स, डोंट पैनिक। इतना बोलकर उसके पास ही लेट जाता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है और अपना चेहरा उसके गले में छुपा लेता है। नेत्रा उसके ऐसे करने पर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे अभी अक्ष की बाहों में अजीब सा एहसास हो रहा था जो उसके लिए बहुत नया था, जिसे वो नहीं समझ पा रही थी। वही अक्ष अभी अपना हाथ नेत्रा के टॉप के अंदर ले जाकर उसके पेट को सहलाते हुए नेत्रा की गाल पर किस कर कहता है, अभी कैसा फील कर रही हो, ठीक हो? हम नेत्रा जवाब देती है, इतना पैनिक क्यों करती हो? बात बात पर बेहोश हो जाती हो। इतनी बार तो मैंने अपनी जिंदगी में डॉक्टर को नहीं देखा जितनी बार इन कुछ दिनों में देख लिया है। अक्ष एक हाथ से नेत्रा की कमर और दूसरे हाथ से उसके गाल को सहलाते हुए कहता है, वो मैं डर गई थी। नेत्रा नजरें झुकाकर रोनी सी आवाज में कहती है, अभी ये रोना मत शुरू करना। और तुम ही बताओ, क्या मैंने कुछ गलत बोला था तुम्हें? अक्ष नेत्रा को देखते हुए कहता है। अक्ष की इस बात पर नेत्रा हाँ में सिर हिला देती है। ये देख अक्ष की आईब्रो आपस में जुड़ जाती है और वो नेत्रा को घूरते हुए कहता है, ये मुंडी क्या मटका रही हो? क्या गलत बोला था मैंने? आपने मुंह मुझे गलत समझा। आप मुंह मुझे जैसी से समझते हो, मैं वैसी नहीं हूँ। नेत्रा सुबकते हुए कहता है। ये सुनकर अक्ष नेत्रा को गौर से देखता है जिसका खिला खिला चेहरा अभी मुरझा गया था और रोने की वजह से आंखें लाल हो गई थी, जो अभी और भी खूबसूरत दिख रही थी, लेकिन नेत्रा का चेहरा अभी पीला पड़ गया था। अक्ष नेत्रा को देख ही रहा था कि उसकी नजरें नेत्रा के होठों पर ठहर जाती है। उसके पिंक होठ जो अभी थोड़े खुले हुए थे, उसके होठों को देखकर अक्ष बिना वक्त गंवाए उन पर अपने होठ रख देता है और उन्हें धीरे धीरे दबाने लगता है और सक करने लगता है। वही नेत्रा अक्ष के होठों को अपने होठों पर फील कर आंखें बंद कर लेती है। उसका दिल अभी उसके सीने से बाहर आने को बेताब हो रहा था, इतनी जोर से धड़क रहा था, लेकिन फिर भी वो अक्ष को दूर नहीं करती क्योंकि उसे कहीं ना कहीं अक्ष का टच अच्छा लग रहा था। लेकिन अक्ष अभी ज्यादा आगे मत बढ़ते हुए तुरंत से नेत्रा से दूर हो जाता है और उसके गाल को सहलाते हुए कहता है, मुझे पता है तुम वैसी नहीं हो जैसा मैंने थोड़े समय पहले तुम्हें बोला। ये सुनकर नेत्रा हैरान हो जाती है और अपने हाथ बढ़ाकर अक्ष के चेहरे को छूने लगती है। शायद वो ये इसलिए कर रही थी क्योंकि वो अक्ष के एक्सप्रेशन जानना चाहती थी। खैर जो भी हो, वो उसे छूते हुए धीमी आवाज में कहती है, तो आपने वो सब क्यों बोला? नेत्रा के ये पूछने पर अक्ष अपना चेहरा नेत्रा के सीने पर रखकर नेत्रा के दोनों हाथ अपने बालों में रखकर कहता है, वो तो मैं गुस्से में बोल गया। और उस समय वो बात सुनकर मुझे गुस्सा आना लाजमी था। इतना बोलकर नेत्रा के हाथों को पकड़कर कहता है, सहलाओ। उसके ऐसे बोलने पर ना चाहते हुए भी नेत्रा के होठों पर छोटी सी स्माइल आ जाती है और वो धीरे से अक्ष के बालों में अपने हाथ चलाने लगती है। उसके ऐसा करने पर अक्ष अपने हाथ नेत्रा की कमर पर कस देता है और उसके सीने में अपना चेहरा रब करते हुए कहता है, तुम्हें अच्छे से पता है कि हम किस कदर आगे बढ़ चुके हैं, तो ऐसे में जब तुम मुझे आकर बोलोगी कि तुमने किसी और का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा तो क्या मैं नाचूंगा? वही नेत्रा तो अक्ष के खुद के इतना करीब होने पर शर्म से पानी पानी होते जा रही थी। हालांकि दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके हैं, लेकिन आज अक्ष की नजदीकी अक्ष के अंदर एक अलग सा एहसास भर रही थी। उसे अपने पेट में अलग ही गुदगुदी का एहसास हो रहा था। लेकिन इन सब बातों को साइड में रखकर नेत्रा जब अक्ष की बात गौर करती है, नेत्रा को एहसास होता है कि वो सही ही बोल रहा है। वो दोनों अपने इस बेनाम रिश्ते में हर हद पार चुके हैं और अब उसे अगर पता चलेगा कि मैं उसके ही भांजे से शादी करना चाहती हूँ तो उसे बुरा लगना तो स्वाभाविक है। ये सब सोचते हुए नेत्रा मरी सी आवाज में अक्ष के बालों को सहलाते हुए कहती है, सॉरी, मुझे पता है मुझे अहम को मना कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि नहीं कर पाई। ये सुनकर अक्ष अपना चेहरा उठाकर नेत्रा को देखता है और कहता है, ऐसा भी क्या हुआ कि तुम्हें अहम को हाँ बोलनी पड़ी? वो मैं आपको नहीं बता सकती, सॉरी, नेत्रा नजरें झुकाकर कहती है। ये सुनकर अक्ष मुस्कुराकर कहता है, इट्स ओके।
वो तो यूं पता लगा लूंगा, इतना बोलकर फिर उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लेता है। अक्ष की बात पर नेत्रा कोई जवाब नहीं देती, वो अभी सिर झुकाकर लेटी हुई थी। अक्ष कुछ समय ऐसे ही लेटे रहने के बाद अपना चेहरा उठाकर नेत्रा को देखता है और उसकी झुकी हुई पलकों पर किस कर कहता है, कितनी बार बोला है मुझे देखते हुए बात किया करो, पलके उठाओ। अक्ष की बात पर नेत्रा पलके उठाकर उसे देखती है तो अक्ष मुस्कुरा कर कहता है, यू नो व्हाट आई लव योर आईज। वही नेत्रा जिसकी धड़कने अक्ष के मुंह से आई लव सुनकर मेट्रो बन गई थी। नेत्रा अभी उन्हें सामान्य करने की कोशिश करती, उसे तो लगा था अक्ष उसे कुछ और ही बोलने वाला है, लेकिन उसके आई लव योर आईज बोलने पर नेत्रा मुस्कुरा देती है और कहती है, मेरी आंखों को तो सभी बहुत पसंद करते हैं, इन्हें देखते हैं और इनकी तारीफ करते हैं, बाकी मेरे लिए तो किसी शोपीस से कम नहीं है, जो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए है, खुद तो मैं इनसे देख नहीं सकती। ये सुनकर अक्ष उसे देखने लगता है और कुछ समय देखने के बाद उसके माथे पर किस कर कहता है, आंखें बंद करो और सो जाओ, रिलैक्स करो। हम नेत्रा अक्ष की बात पर इतना जवाब देती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही दूसरी तरफ अग्निहोत्री मेंशन में संजना इस समय किसी से कॉल कर बात कर रही थी। संजना खुश होते हुए बोल रही थी, सारिका अक्ष को मैं मना लूंगी, तुम उसकी चिंता मत करो, इस बार तो मैं तुम दोनों की शादी करवा कर ही दम लूंगी। अगर तुम्हारे गुरुजी ने एंगेजमेंट का मुहूर्त एक हफ्ते बाद के निकाला है तो एक हफ्ते बाद हम तुम दोनों की एंगेजमेंट कर देंगे। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 33। मैं और नेत्रा दोस्त है। हम नेत्रा अक्ष की बात पर इतना जवाब देती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही दूसरी तरफ अग्निहोत्री मेंशन में संजना इस समय किसी से कॉल कर बात कर रही थी। संजना खुश होते हुए बोल रही थी, सारिका अक्ष को मैं मना लूंगी, तुम उसकी चिंता मत करो, इस बार तो मैं तुम दोनों की शादी करवा कर ही दम लूंगी। अगर तुम्हारे गुरुजी ने एंगेजमेंट का मुहूर्त एक हफ्ते बाद के निकाला है तो एक हफ्ते बाद हम तुम दोनों की एंगेजमेंट कर देंगे। आगे सामने से सारिका खुश होते हुए जवाब देती है, ओ रियली दी, आप अक्ष को मना लोगी? हम इस बार तो मैं उसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगी, उसे मना ही लूंगी, संजना खुशी खुशी कहती है। लेकिन दीदी कैसे, आपको सच में लगता है अक्ष इतनी जल्दी मान जाएगा? सारिका एक बार फिर पूछती है। तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे अच्छे से पता है उसे कैसे मनाना है, तुम बस अपनी एंगेजमेंट पर फोकस करो। ठीक है, संजना जवाब देती है। ओके दीदी, थैंक यू सो मच। इतना बोलकर सारिका कॉल कट कर देती है। वही संजना के चेहरे पर अभी एक स्माइल थी, वो मुस्कुराते हुए कहती है, इस बार तो मैं अक्ष की शादी करवा कर ही रहूंगी, फिर चाहे जो हो जाए। वही दूसरी तरफ नेत्रा और अक्ष अभी एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए थे। अभी नेत्रा का सिर अक्ष की चेस्ट पर था और उसके हाथ अक्ष की कमर पर थे। वही अक्ष के हाथ नेत्रा की कमर पर था और एक हाथ से वो उसके बाल सहला रहा था कि उसके इस तरह करने से शायद उसे नींद आ जाए, क्योंकि नेत्रा की आंखों में नींद दूर दूर तक नहीं थी। अक्ष अभी नेत्रा को देख रहा था जो कुछ सोच रही थी। उसे ऐसे देख अक्ष उसके बालों पर किस कर कहता है, क्या सोच रही हो? लेकिन नेत्रा अक्ष की बात का जवाब नहीं देती, क्योंकि वो तो अपनी ही सोच में घूम थी। उसे तो सुनाई ही नहीं दिया कि अक्ष ने अभी उससे क्या बोला, वो अभी भी अपनी ही सोच घूम थी। उसे अपनी बात का जवाब ना देते देख अक्ष उसे उसके कंधों से पकड़ कर हिलाता है और कहता है, कहाँ खोई हुई हो? अक्ष की आवाज सुनकर नेत्रा एकदम से कहती है, हम आपने कुछ कहा? अक्ष नेत्रा के गाल को सहलाते हुए कहता है, हाँ मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ खोई हुई हो, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, इतना बोलकर नेत्रा चुप कर जाती है। क्या कुछ नहीं, कब से देख रहा हूँ कुछ सोचे जा रही हो, ऐसे सोच रही हो जैसे अगला स्पेस शटल तुम्हें ही लॉन्च करना है, इसलिए अभी चुपचाप बताओ कि बात क्या है? अक्ष उसे अपनी बाहों में कसते हुए कहता है। आपसे एक बात पूछूं? नेत्रा अपना एक हाथ अक्ष के सीने पर रखकर कहती है। हम अक्ष उसकी बात पर जवाब देता है। क्या आपको पहले ये नहीं पता था कि मैं देख नहीं सकती? नेत्रा धीमी आवाज में पूछती है। ये सुनकर अक्ष अपना सिर झुकाकर नेत्रा को देखता है और फिर नॉर्मल आवाज में कहता है, क्यों ऐसा क्यों पूछ रही हो? वो उस दिन लंच पर आपने मुझे देखकर संजना मैम से बोला था ना कि क्या मैं सच में नहीं देख सकती, आपने ऐसा क्यों पूछा था? और फिर आप वहां से चले क्यों गए थे? नेत्रा अक्ष के सवाल करने पर उठकर बैठ जाती है और सामने देखते हुए अक्ष को जवाब देती है। उसके ऐसे बैठने पर अक्ष भी उठकर बैठ से टेक लगाकर बैठ जाता है और नेत्रा को उसकी कमर से पकड़कर अपनी गोद में बिठा लेता है और उसका सिर अपने सीने पर टिका कर कहता है, सच कहूं तो तुम सही हो, मुझे उसी दिन पता चला कि तुम देख नहीं सकती हो, उससे पहले मुझे नहीं पता था। अक्ष उसे सच बताते हुए कहता है। ये सुनकर नेत्रा हैरान हो जाती है और कहती है, क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ था, तुम्हें देखकर मैं क्या कोई भी धोखा खा जाए, अगर तुम्हारे हाथ में स्टिक नहीं होगी तो कोई नहीं बताएगा कि तुम देख नहीं सकती हो, इसलिए मुझे भी नहीं पता चला, क्योंकि तुम जितनी बार भी मुझसे मिली तुम्हारे पास तुम्हारी स्टिक नहीं थी। अक्ष नेत्रा की आंखों में देखते हुए कहता है। वही अक्ष की बात पर नेत्रा को याद आता है कि हाँ, वो जितनी बार भी अक्ष से मिली उसके पास उसकी स्टिक नहीं थी, वो स्टिक के बिना उसके पास गई थी। नेत्रा ये सब सोचने लगती है कि अक्ष उसके कंधे पर किस कर कहता है, क्या सोच रही हो?
यही क्या आप सही बोल रहे हो, मैं जब भी आपसे मिली मेरी पास स्टिक नहीं थी, लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था, मैं हर बार पता नहीं कैसे अपनी स्टिक भूल जाती थी। नेत्रा सिर झुकाकर कहता है। अक्ष उसके ऐसे सिर झुकाकर बात करने पर मुस्कुरा देता है और उसके होठों पर लाइट किस कर कहता है, जानता हूँ कि तुमने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन जो भी कंफ्यूजन तो हो ही गई ना। लेकिन राहुल, उन्हें तो पता था कि मैं देख नहीं सकती, उन्होंने भी आपको नहीं बताया। नेत्रा अक्ष की बात पर कहती है। उसकी तो तुम बात ही मत करो, वो तो एक नंबर का गधा है। उसे पता था लेकिन उसने मुझे नहीं बताया। ऐसा नहीं है कि जानबूझकर नहीं बताया, हुआ कुछ ऐसा कि उसने अपनी तरफ से तो बता दिया था लेकिन मुझे पता नहीं चला। अक्ष नेत्रा को समझाते हुए कहता है। मतलब? नेत्रा अजीब सी शक्ल बनाकर कहती है। उसके ऐसे पूछने पर अक्ष उसे सब बताता है जो हुआ। ये सुनकर नेत्रा ना में सिर हिलाकर कहती है, इसमें राहुल भाई की नहीं आपकी गलती है। आए किसी की सुनते ही नहीं हो। पहले दिन मुझे आपकी बातों से लगा था कि आपको मेरा सच नहीं पता, इसलिए मैंने आपको बताने की कोशिश की लेकिन आपने बोला नहीं नहीं मुझे सब कुछ पता है। लास्ट लाइन अक्ष की आवाज की एक्टिंग करते हुए कहती है। अक्ष उसके ऐसे बोलने पर अपनी आंखें छोटी करके उसे देखता है और कहता है, कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हो तुम। अक्ष के ऐसे बोलने पर नेत्रा अचानक से चुप कर जाती है और अपने दांतों से अपने होठों को दबाने लगती है। वही अक्ष भी उसके शांत चेहरे को देखने लगता है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, शार्प नाक, पतले पतले होंठ, चब्बी चीक्स, छोटी सी चीन, बिल्कुल किसी डोल जैसी लगती थी। नेत्रा को देखकर ऐसा लगता था कि भगवान ने दुनिया की सारी खूबसूरती से इसे ही नवाज दिया है। अक्ष अभी उसके होठों को एकटक देखने लगता है और अनजाने ही उसका हाथ जो नेत्रा के गाल पर था और उसके गाल को सहला रहा था वो सरक कर उसके होठों पर आ जाता है और उन्हें अक्ष नेत्रा के होठों को अपने हाथ के अंगूठे से सहलाने लगता है। उसके ऐसे करने पर नेत्रा की आंखें बंद हो जाती है। उसके ऐसे करने पर अक्ष मुस्कुरा देता है और धीरे से उसके होठों की तरफ बढ़ने लगता है। वही अक्ष की गर्म सांसें अपने होठों पर फील कर नेत्रा की हालत खराब होने लगती है। उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं जब उसे एहसास होता है कि अक्ष उसके बेहद करीब आ गया है। नेत्रा अपना चेहरा दूसरी ओर फेर लेती है, जिस वजह से अक्ष के होठ जो नेत्रा के होठों को छूने चाहिए थे वो उसके गाल को छू लेते हैं। लेकिन इस बात से अक्ष को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वो नेत्रा के गाल पर किस करने लगता है और उसके गाल पर धीरे धीरे से अपने होठों की हरकत करने लगता है। अक्ष अभी धीरे धीरे से सरकते हुए नेत्रा के गाल से उसके गले में और उसके गले से उसके कंधे में आ जाता है और किस करने लगता है। ऐसे ही किस करते हुए नेत्रा की तरफ झुकता है। उसके ऐसे खुद के ऊपर झुकने पर नेत्रा पीछे की तरफ लेट जाती है और अक्ष उसके ऊपर आ जाता है और अभी अक्ष नेत्रा की कॉलरबोन पर किस करने लगा था और उसके हाथ नेत्रा की बॉडी पर घूम रहे थे। नेत्रा की आंखें अभी बंद थी और वो अक्ष के टच को फील कर रही थी। वो अक्ष को रोकना चाहती थी लेकिन पता नहीं क्या सोचकर नहीं रोक रही थी। उसे अक्ष का उसे टच करना अच्छा लग रहा था। अपने अंदर पनप रहे अजीब से एहसासों को वो समझ नहीं पा रही थी। अक्ष की हर एक चुहन के साथ उसके अंदर अलग सी गुदगुदी होती थी। वही अक्ष तो अभी पूरी तरह से बहक चुका था। वो उसके हाथ नेत्रा के टॉप के अंदर उसके सॉफ्ट मुलायम पेट पर चल रहे थे। अभी अक्ष धीरे से झुककर नेत्रा के पेट पर अपने होंठ रख देता है और इधर उधर चलाने लगता है। उसके ऐसे करने पर नेत्रा के हाथ चादर पर कस जाते हैं। अभी नेत्रा धीरे से हिम्मत कर अपनी बड़ी हुई सांसों पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए अक्ष को अपनी टूटी फूटी आवाज में कहती है, आपका क्या कर रहे हो। अक्ष उसकी कांपती हुई आवाज सुनकर एक पल के लिए मुस्कुरा देता है, फिर ऊपर उठकर अपना चेहरा नेत्रा के चेहरे के करीब ले जाते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रहा हूँ। इतना बोलकर अक्ष नेत्रा के होठों के करीब जाने को होता कि नेत्रा एक बार फिर चेहरा फेर लेती है। उसके ऐसा करने पर अक्ष नेत्रा के गले में अपना चेहरा छुपा लेता है और उसके गले में किस करने लगता है। ऐसे ही उसके गले में किस करते हुए उसके हाथ नेत्रा की पीठ पर चलने लगते हैं और वो धीरे से नेत्रा के टॉप की जिप खोल देता है। ये महसूस होते ही नेत्रा की आंखें बड़ी हो जाती है और वो अपने हाथ अक्ष के सीने पर रखकर उसे खुद से दूर करते हुए कहती हैं, डोंट डू दिस। ये सुनकर अक्ष अपनी जगह पर ही रुक जाता है और नेत्रा के चेहरे को देखने लगता है और कहता है, व्हाट हैपेंड। स्टे अवे फ्रॉम मी, नेत्रा धीमी आवाज में कहती हैं और उसकी सांसें नॉर्मल से तेज चल रही थी। रिलैक्स, कुछ नहीं कर हूँ, डोंट पैनिक। इतना बोलकर अक्ष नेत्रा के होठों पर लाइट किस करता है और उसके ऊपर से साइड हो जाता है। उसके साइड होते ही नेत्रा तुरंत उठकर बैठ जाती है और अपने टॉप को संभालते हुए झट से अपने टॉप की जिप बंद करती है और अपने बालों को और कपड़ों को सही करते हुए कहती है, मुझे घर जाना है। हम चलते हैं। अक्ष साइड टेबल से अपना फोन उठाकर कहता है, चलते हैं मतलब। नेत्रा आवाज की दिशा की ओर घूरते हुए कहती हैं, चलते हैं मतलब चलते हैं। अक्ष जवाब देता है, आप घर क्यों आएंगे। नेत्रा धीमी आवाज में कहती हैं, तो क्या तुम घर पर अकेली रुकोगी क्योंकि सोना और मासी तो है नहीं घर पर। अक्ष जवाब देता है, उसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं मानसी को बुला लूंगी। इतना बोलकर नेत्रा धीरे से बेड से खड़ी हो जाती हैं और हाथ इधर उधर फैलाकर बाहर का आगे की ओर बढ़ती है और बाहर का रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है। ये क्या कर रही हो, बोल रहा हूँ ना कि चलते हैं तो तुम्हें चैन नहीं है। इस बार अक्ष टोन में कहता है, मुझे आपके साथ नहीं जाना है, मैं चली जाऊंगी, मैं मानसी को बुला लेती हूँ।
नेत्रा बच्चों की तरह मुंह फुलाकर इधर उधर हाथ घुमाते हुए कहती हैं। अक्ष उसे देखकर अपनी जगह से खड़ा होता है और ना में सिर हिला देता है। फिर नेत्रा की तरफ बढ़ता है और उसे झटके से अपनी गोद में उठा लेता है और बाहर की ओर बढ़ जाता है। उसके ऐसे उठाने से नेत्रा अपने हाथ उसके गले में लपेट लेती है और कहती है, ये आप क्या कर रहे हो? मुंह मुझे नीचे उतारिए। मुंह मुझे का कहीं नहीं जाना आपके साथ। चुपचाप चलो नहीं तो यहीं से नीचे फेंक दूंगा, अक्ष गुस्से में कहता है। फेंक दीजिए, मैं उठकर कपड़े झाड़कर बाहर चली जाऊंगी, नेत्रा मुंह बनाकर कहती है। नेत्रा की बात सुनकर अक्ष उसे अजीब नजरों से देखता है और फिर कहता है, मैं बिल्डिंग से नीचे फेंकने की बात कर रहा हूँ क्या? ये सुनकर नेत्रा की आंखें बड़ी हो जाती है और वो हैरानी से चिल्लाकर कहती है, हाँ अब बताओ फेंकू, 2 मिनट में नीचे पहुंच जाओगी, अक्ष उसे देखते हुए सख्त आवाज में कहता है। नहीं नहीं, अगर आपने मुझे यहाँ से फेंका तो मैं नीचे नहीं सीधा ऊपर पहुंच जाऊंगी, नेत्रा डरी सी आवाज में कहती है और उसकी पकड़ अक्ष के कंधों पर कस जाती है। हम तो फिर चुप रहो, समझी? अक्ष नेत्रा को घूरते हुए कहता है। ये सुनकर नेत्रा बिना कुछ बोले बस बच्चों की तरह हाँ में सिर हिला देती है। ये देख अक्ष मुस्कुरा देता है और उसे लेकर बाहर की ओर बढ़ जाता है। एक हॉस्पिटल में, हे हाउ आर यू फीलिंग नाउ? एक लड़का जो दिखने में काफी हैंडसम था, उसकी ब्राउन आइज, तीखी नाक, परफेक्ट होठ एंड जो लाइन, दिखने में बॉडी भी एकदम फिट लग रही थी और अभी 3 पीस सूट और रिस्ट पर ब्रांडेड वॉच लगाकर स्टाइल के साथ बैठा हुआ था। वो सामने बेड पर लेटे हुए लड़के से पूछता है, बेटर, थैंक यू, मेरी जान बचाने के लिए। सामने लेटा इंसान कहता है, अरे यार निखिल, इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है? वैसे भी तुम नेत्रा के दोस्त हो, उसका दोस्त मेरा दोस्त। ये आदमी स्माइल करते हुए सामने लेटे निखिल से कहता है, जिसके बदन पर जगह जगह पर पट्टियां बंधी हुई थी। क्या तुम नेत्रा के दोस्त हो? निखिल हैरानी से कहता है। हाँ, मैं और नेत्रा दोस्त है, वो भी बचपन से, सामने वाला आदमी जवाब देता है। क्या आप दोनों दोस्त कैसे? मेरा मतलब आप दोनों की एज में तो काफी डिफरेंस है, तो कैसे? निखिल कहता है। वो लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगा, सामने वाला आदमी कहता है। इस बात पर निखिल हाँ में सिर हिला देता है तो वो आदमी फिर कहता है, वैसे तुम्हारी अक्ष मित्तल से क्या दुश्मनी है जो उसने तुम्हारा ये हाल कर दिया? क्या अक्ष मित्तल? निखिल हैरानी से कहता है। हाँ अक्ष मित्तल कल उसी के आदमी थे जो तुम्हें धो मेरा मतलब मार रहे थे, सामने से फिर वो आदमी कहता है। ये सुनकर निखिल अपने मन में कहता है, अक्ष मित्तल नेत्रा को कैसे जानता है? क्या नेत्रा उसे जानती है? लेकिन वो उससे कब मिली? निखिल ये सब सोच ही रहा था कि तभी वो आदमी कहता है, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? नहीं नहीं कुछ नहीं, निखिल जवाब देता है। इट्स ओके, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात, मैं चलता हूँ, मुझे भी एक इम्पोर्टेंट काम है, सामने वाला आदमी अपनी जगह से उठते हुए कहता है। हम थैंक्स फॉर योर हेल्प, निखिल रिस्पेक्टफुल तरीके से कहता है। अरे इट्स ओके यार, ओके तो मैं चलता हूँ। इतना बोलकर वो बाहर जाने को होता है कि निखिल उसे रोकते हुए कहता है, 1 मिनट में आपका नाम पूछना तो भूल ही गया। ये सुनकर वो लड़का मुस्कुरा देता है और अपनी आंखों पर शेड्स लगाकर स्टाइल से कहता है, अधीर असवाल। इतना बोलकर वो उस कमरे से बाहर निकल जाता है। वही निखिल ये नाम सुनकर चौंक जाता है और धीरे से बड़बड़ाता है, अधीर असवाल, ये नेत्रा का दोस्त है, ये कैसे हो सकता है? नेत्रा तो एक नॉर्मल सी फैमिली से बिलोंग करती है, तो अधीर असवाल जैसा बिजनेस की दुनिया की नामचीन हस्तियों में से एक है, ये उसे कैसे जानता है? अभी निखिल अपनी सोच के घोड़े दौड़ा रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। वही एक विला में एक लड़की अभी पेट के बेड पर लेटी हुई थी। इसने अभी नेट की ब्लैक नाइटी पहन रखी थी जो इसके थाइस तक आ रही थी और उसकी बॉडी को अच्छी तरह से रिवील कर रही थी। वो लड़की दिखने में काफी खूबसूरत थी और अभी बहुत हॉट लग रही थी। अभी उसने अपना चेहरा अपने हाथ पर टिका रखा था और सामने लैपटॉप पर अक्ष की फोटो को लस्ट भरी नजरों से देख रही थी और उसे यहाँ वहाँ छू रही थी। उसके चेहरे पर अभी डेविल स्माइल थी। वो अक्ष को फोटो पर किस कर कहती है, यू डोंट नो दैट हाउ बैडली आई नीड यू अक्ष। मैं तुम्हें बता नहीं सकती तुम्हारी बॉडी को देखकर मेरे मन में कैसे कैसे ख्याल आते हैं और तुम्हें अपने सामने देखकर तो मुझे ही पता है मैं खुद पर कैसे कंट्रोल करती हूँ। वो लड़की अभी खुद में ही ये सब बातें कर रही थी कि तभी उसके रूम का डोर ओपन होता है और एक लड़का अंदर आकर उस लड़की के पास लेटकर कहता है, कांग्रेट्स सारिका, फाइनली तुमने अक्ष को हासिल कर ही लिया। ये सुनकर उस लड़की जिसका नाम सारिका है उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो लैपटॉप को बंद कर साइड टेबल पर रख देती है और उस लड़के को देखकर उसे उसकी कॉलर से पकड़कर खुद के ऊपर खींचते हुए कहती है, जो मेरा है उसे तो मेरे पास ही आना है, बट नाउ आई नीड यू, आई रियली नीड योर पूरब। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 34, अगर मैं मर जाती तो। वो लड़की अभी खुद में ही ये सब बातें कर रही थी कि तभी उसके रूम का डोर ओपन होता है और एक लड़का अंदर आकर उस लड़की के पास लेटकर कहता है, कांग्रेट्स सारिका, फाइनली तुमने अक्ष को हासिल कर ही लिया। ये सुनकर उस लड़की जिसका नाम सारिका है उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो लैपटॉप को बंद कर साइड टेबल पर रख देती है और उस लड़के को देखकर उसे उसकी कॉलर से पकड़कर खुद के ऊपर खींचते हुए कहती है, जो मेरा है उसे तो मेरे पास ही आना है, बट नाउ आई नीड यू,
आई रियली नीड योर पूरब। आगे। ये सुनकर वो लड़का जिसका नाम पूरब में उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए कहता है, एनी टाइम बेबी। ये सुनकर वो लड़की भी मुस्कुरा देती है और बिना देरी किए उस लड़के के होठों पर अपने होंठ रख देती है और उसे पैशनेटली किस करने लगती है और साथ साथ उसकी शर्ट के बटन खोलने लगती है। सारिका का उतावलापन देखकर वो लड़का उसे किस करते हुए ही मुस्कुरा देता है और उसकी नाइटी की शर्ट को उतार देता है। अभी सारिका सिर्फ अपने ब्लैक इनरवियर्स में पूरब के सामने थी। उसे ऐसे अपने सामने देख पूरब तो जैसे पागल हो जाता है और उसके हाथ सारिका की पूरी बॉडी पर यहाँ वहाँ चलने लगते हैं। वो उसे किस करते हुए रुक जाता है और खड़ा हो जाता है और जल्दी जल्दी में अपने कपड़े उतारने लगता है। वही सारिका भी अपने कपड़े उतार देती है और बेड पर लेट जाती है। पूरब बिना टाइम वेस्ट किए उसके ऊपर आ जाता है और एक बार फिर उसे किस करने लगता है और साथ ही साथ उसके हाथ सारिका की पूरी बॉडी पर घूम रहे थे और सारिका के हाथ पूरब के सीने पर उसके एब्स पर चल रहे थे। पूरब अभी सारिका की बॉडी के हर हिस्से को अपने होठों से छूने लगता है। उसके ऐसे करने पर सारिका बिन मछली की तरह तड़प रही थी। वो अपने हाथ पूरब के कंधों पर रख कर कहती है, डोंट डू दिस प्लीज, आई नीड यू बैडली। ये सुनकर पूरब मुस्कुरा देता है और सारिका का चेहरा देखता है जिस पर अभी हल्की पसीने की बूंदें दिखाई दे रही थी। ये देख वो मुस्कुरा कर एक बार फिर उसके होठों पर होठ रख देता है और कुछ ही पल में उस शांत कमरे में इन दोनों की सांसों का शोर गूंज जाता है। वही दूसरी तरफ अक्ष नेत्रा को उसके घर ले जाने की बजाय अपने मेंशन में ले जाता है। उसने अभी नेत्रा को अपनी गोद में उठा रखा था और नेत्रा का अभी मुंह बना हुआ था। उसकी शक्ल से ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो इस समय गुस्से में, लेकिन वो गुस्से में और भी क्यूट लग रही थी और उसे ऐसे देखकर अक्ष को उस पर टूटकर प्यार आ रहा था। उसके दिमाग में नेत्रा को लेकर जैसे जैसे ख्याल आ रहे थे ये तो वही जानता था और साथ साथ ये भी कि वो इस समय कितनी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किए हुए था। अक्ष जैसे ही आगे बढ़ रहा था कि वो क्या देखता है कि उसके ठीक सामने अभी अहम खड़ा था जो अक्ष को अजीब नजरों से देख रहा था और उसके पास ही अंश बैठा हुआ था। वो अक्ष के साथ लड़की देखकर समझ जाता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि नेत्रा ही है। वही अहम वो उसे एक पल देखकर इग्नोर करने ही वाला था कि उसकी नजर अहम की गोद में नेत्रा पर पड़ती है। ये देखकर वो चिल्लाने ही वाला था कि उसके पास बैठा अंश उसका मुंह बंद कर देता है और ये देख अहम अंश की तरफ घूमकर देखता है तो वो उसे शांत रहने का इशारा करता है। वही अक्षय अहम को एक नजर देखकर उसे इग्नोर कर आगे लिफ्ट की ओर बढ़ जाता है। उसने ऐसे शो किया था जैसे अहम के वहां होने ना होने से अक्ष को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो नेत्रा को अपने साथ अपने रूम में ले जाता है। वही अक्ष के ऐसे जाने पर आंखें फाड़े उसे देख रहा था। उसे देखने बाद फिर अंश को देखता है जो अभी भी उसके मुंह पर हाथ रख कर बैठा हुआ था। ये देखे हम अंश को जोर से काट लेता है। उसके ऐसे काटने पर अंश चिल्ला उठता है, आह, और गुस्से में अहम को कहता है, अभी कुत्ते कहीं के मेरा हाथ क्यों काटा, तो मेरे मुंह पर हाथ क्यों रखा, और ये बताओ ये मामा नेत्रा को लेकर कहाँ गए, अहम अंश से पूछता है। अपने कमरे में, अंश नॉर्मली जवाब देता है। क्या रूम में, यू मीन मामा के रूम में, जो उनका खुद का रूम है वो, अहम हैरानी से पूछता है। हाँ वही जो उसका खुद का रूम में, जो आज तक किसी ने नहीं देखा कि कैसा है, वो वाले रूम में लेकर गया है, अंश हम की ही टोन में जवाब देता है। लेकिन क्यों, मेरा मतलब मामा ने आज तक मुझे भी कभी अपने रूम में नहीं आने दिया तो नेत्रा को क्यों लेकर गए हैं। हम अपनी जगह से खड़ा हो नीचे से अक्ष के रूम को देखने की कोशिश करते हुए कहता है। क्योंकि नेत्रा तेरी मामी है, अंश नॉर्मल टोन में कहता है। क्या, अहम अंश की बात पर इतनी जोर से चिल्लाता है कि पूरे मेंशन में उसकी आवाज गूंज जाती है। उसके इस तरह से चिल्लाने पर अंश अपने कान को सहलाते हुए कहता है, क्यों गला फाड़ रहा है, आई नो कि तू अपनी मामी के बारे में जानकर खुश है लेकिन ऐसी भी क्या खुशी कि तू ऐसे चिल्ला पड़े। ये सुनकर अहम उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगता है और कुछ सोचकर मुस्कुरा देता है और नॉर्मली सोफे पर फैलकर बैठ जाता है और अंश को देखकर कहता है, नाइस ट्राई ब्रो, बट सॉरी, मैं इतनी जल्दी फूल बनने वालों में से नहीं हूँ। वही अंश उसकी बात सुनकर कुछ पल उसे देखता है और हंसने लगता है और हंसते हुए हमको देखकर कहता है, सीरियसली तुम्हें सच में लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। उसे ऐसे हंसते देख अभी अहम के चेहरे के तोते उड़ जाते हैं और वो जल्दी से अक्ष के रूम की तरफ जाने को होता है कि तभी अंश उसे पकड़ लेता है और उसे रोकते हुए कहता है, कहाँ जा रहे हो। मामा के पास, अहम जवाब देता है। आले 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 बाबू को मामा के पास जाना है, जाएंगे बाबू, जाएंगे हाँ मामा के पास, लेकिन क्या है ना अभी तुम्हारे मामा मामी के साथ बिजी है तो उन्हें डिस्टर्ब मत करना, समझे, अभी चुपचाप यही बैठ जाओ। अंश उसे रोकते हुए कहता है। कुछ भी मत बोलो, मामा और नेत्रा के बीच ऐसा कुछ नहीं है, मामा तो अभी उसे 2 दिन पहले ही मिले हैं। अहम खुद को अंश की पकड़ से छुड़वाते हुए कहता है। उसकी बात पर अहम उसे और कसकर पकड़ लेता है और कहता है, और अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे मामा नेत्रा को 1 साल पहले से जानते हैं तो क्या। ये सुनकर अहम अभी खुद को छुड़ाना छोड़ अंश को देखने लगता है। तुझे मैंने उस लड़की के बारे में बताया था ना जो अक्ष को मिली थी और फिर अचानक उसे बिना कुछ बताए गायब हो गई थी, अंश अहम को देखकर कहता है। हाँ आपने बताया था लेकिन उसका क्या, अहम अपना सवाल करता है। ये सवाल सुनकर अंश अहम को अजीब नजरों से देखता है और कहता है,
जब भगवान अकल भान रहे थे तो क्या तुम उस समय फ्री के भंडारे में घुसे हुए थे जो ऐसी बकवास बातें कर रहे हैं? क्या बोल रहे हो आप? कुछ समझ आए ऐसा बोलो, हम चिढ़ते हुए कहता है। पता है मुझे पहले क्या लगता था कि तुम सिर्फ बेवकूफ दिखते हो लेकिन बेवकूफ हो नहीं, लेकिन तुम तो सच में बेवकूफ निकले यार। अंश हमको देखकर तंज भरी मुस्कान के साथ ये कहता है। हो गया, अभी बात क्या है बताओगे? अहम गुस्से में कहता है। अरे, अकल के दुश्मन, मूर्खों की कर्तव्यता, मेरे लल्लू लाल बात यह है कि वो लड़की नेत्रा ही है। अंश उसे देखते हुए कहता है। क्या? अहम ये सुनकर धीमी आवाज में कहता है और अपना बदन ढीला छोड़ देता है। उसे ऐसे देख अंश खुद से कहता है, अब ये नहीं हिलेगा, अब उसे छोड़ सकते हैं। इतना बोलकर वो अहम को छोड़ देता है और वो मूर्ति की तरह वही खड़ा हुआ था। अहम अभी खुद को लुटा हुआ महसूस कर रहा था। उसे देख अंश को पता नहीं क्यों लेकिन हंसी आ रही थी मगर वो अपने जज्बातों को कंट्रोल करते हुए कहता है, कोई नहीं भाई मैं समझ सकता हूँ तेरा दर्द, रुक मैं तेरे लिए कोई दुखी गाना गाता हूँ। इतना बोलकर अपना गला साफ करता है और फिर क्या था बेसुरी आवाज में शुरू हो जाता है। छन से जो टूटे कोई सपना जग सूना सूना लागे, जग सूना सूना लागे कोई रहे ना जब अपना जग सूना सूना लागे, जग सूना सूना है। तो ये क्यों होता है? जब ये दिल रोता है रोए सिस्क सिस्क के हवाएं जग सूना लागे। छन से जो टूटे कोई सपना जग सूना सूना लागे, जग सूना सूना लागे कोई रहे ना जब अपना जग सूना सूना लागे, जग सूना सूना लागे रे। अहम जो अपनी ही सोच में घूम था अंश की बेसुरी आवाज सुनकर अपनी होश में आता है और कहता है, बस करो, अपना ये फटा हुआ स्पीकर कहीं और जाकर बजाओ, मेरे कानों पर रहम खाओ, अगर 2-3 लाइंस आपने और गा दी ना तो मेरे कानों से खून बहने लगेगा। बकवास बंद कर, इतना भी बुरा नहीं गाता है, समझे? अंश गुस्से में कहता है। बुरा? अरे गली का कुत्ता जब रोता है ना उसकी आवाज में भी सुर होता है, आप तो उससे भी घिरे हुए हो। अहम गुस्से में कहता है। तेरी तो तू रुक, बड़ों से कैसे बात करते हैं तुझे अक्ल नहीं है। इतना बोलकर अहम के पीछे दौड़ पड़ता है और वही अहम अपने बचाव के लिए आगे आगे भाग रहा था। वही अक्ष के कमरे में अभी अलग ही माहौल था। नेत्रा और अक्ष दोनों ही इस समय अक्ष की बालकनी में बने पुल में थे। नेत्रा ने अभी दोनों हाथों से अक्ष की गर्दन को जकड़ रखा था और उसके पैर अक्ष की कमर के इर्द गिर्द लपेटे हुए थे। उसका चेहरा अक्ष के चेहरे के बिल्कुल करीब था और उसकी नाक अक्ष नाक से टच हो रही थी। वही अक्ष के हाथ अभी नेत्रा की कमर पर थे और वो एकटक नेत्रा को देखे जा रहा था। दोनों अभी पूरी तरह से भीगे हुए थे और दोनों के बदन एक दूसरे से पूरी तरह से टच हो रहे थे। वो उसे देखते हुए धीमी आवाज में कहता है, पागल हो तुम, क्या जरूरत थी ऐसे भागने की? घिर गई ना पूल में, और तुम्हारी वजह से मुझे भी पूल में आना पड़ा। हाँ तो ना आते, मैंने आपको बोला था आने के लिए। नेत्रा धीरे से गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहती हैं। रियली? मैं तुम्हें बचाने के लिए पूल में आया था। अक्ष नेत्रा की कमर पर पकड़ कसते हुए कहता है। हाँ तो मैं पूल में घिरी भी तो आपकी वजह से ही थी। आप क्यों लेकर आए मुझे यहाँ? मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे घर जाना है। नेत्रा मुंह फुलाकर कहती हैं। एक तो यार ये बात पर आलिया भट्ट मत बना करो, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है, अब से तुम्हारा घर, तुम्हें यही रहना है। अक्ष को खुद का मजाक उड़ाते सुन नेत्रा चिढ़ जाती है और कहती है, मुझे नहीं रहना यहाँ, छोड़िए मुझे। नहीं छोड़ सकता, अक्ष उसे जवाब देता है। क्या है? मैंने बोला ना छोड़िए मुझे तो छोड़िए, जब देखो आपको अपनी ही चलानी होती है। आप। नेत्रा इससे आगे कुछ बोलती उससे पहले वो छपाक की आवाज के साथ सीधे पानी में जाती है। ये महसूस कर वो हड़बड़ा जाती है और पानी से बाहर आने की कोशिश करते हुए कहती है, बचाओ है, हेल्प। ये देख जल्दी से आगे बढ़कर उसे पकड़ लेता है तो नेत्रा झट से उसकी कमर पर टांगे लपेट लेती है और उसके गले में अपने हाथ कसकर बांध लेती है और खांसने लगती है। कुछ समय नॉर्मल होकर अक्ष को गुस्से में कहती है, आपने मुझे छोड़ा क्यों? अगर मैं मर जाती तो? वही ये सुनकर अक्ष उसे कुछ पल देखता है। उसका चेहरा अभी पूरा लाल पड़ा हुआ था और वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। अक्ष उसे कुछ पल देखता है फिर हंसने लगता है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 35। कैन आई किस यू? ये देख जल्दी से आगे बढ़कर उसे पकड़ लेता है तो नेत्रा झट से उसकी कमर पर टांगे लपेट लेती है और उसके गले में अपने हाथ कसकर बांध लेती है और खांसने लगती है। कुछ समय नॉर्मल होकर अक्ष को गुस्से में कहती है, आपने मुझे छोड़ा क्यों? अगर मैं मर जाती तो? वही ये सुनकर अक्ष उसे कुछ पल देखता है। उसका चेहरा अभी पूरा लाल पड़ा हुआ था और वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। अक्ष उसे कुछ पल देखता है फिर हंसने लगता है। आगे, आप हंस रहे हो? नेत्रा हैरान होकर बोलती है। उसकी बात पर अक्ष हंसना बंद कर कहता है, मैं हंस रहा हूँ। क्यों, इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? आप हंसते भी हो, मुझे तो लगा था आपको सिर्फ गुस्सा करना आता है। नेत्रा मुस्कुरा कर कहती है। उसकी बात सुनकर अक्ष उसे देखता है और मुस्कुरा देता और उसे गौर से देखने लगता है। उसके चेहरे पर अभी पानी की बूंदें थी। अक्ष उसे गौर से देख रहा था, तभी एक पानी की बूंद उसके माथे से होते हुए उसके नाक पर और फिर होठों पर जाती है और फिर उसके मुलायम होठों से फिसलकर उसकी चीन पर चली जाती है और आखिर में उसकी नेक से होते हुए उसके सीने में जाकर छिप जाती है। ये मंजर अपनी आंखों के सामने देख अक्ष को अपना गला सूखता हुआ महसूस हो रहा था। उसकी बॉडी अचानक से गर्म होने लगी थी। वो नेत्रा को देखता है और एकदम से कहता है, कैन आई किस यू?
ये सुनकर नेत्रा की आंखें छोटी हो जाती है और वो अपनी ही सोच में गुम हो जाती है। वो इस समय सोच रही थी कि ये आदमी है या क्या है, इतना सब कुछ उसके साथ पहले ही कर चुका है। जब पूछना चाहिए था तब तो इसने पूछा नहीं और अभी पूछ रहा है। नेत्रा ये सब सोच ही रही थी और साथ ही उल्टे सीधे मुंह बना रही थी। अक्ष उसकी शक्ल को गौर से देख रहा था और समझ भी चुका था वो क्या सोच रहा है। इसलिए अक्ष अभी बिना टाइम वेस्ट किए उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। नेत्रा उसके ऐसे अचानक से किस करने पर पहले तो चौंक जाती है और अक्ष को पीछे करने की कोशिश करती है, लेकिन अक्ष था कि पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। अक्ष अभी नेत्रा को पूल के साइड में बिठा देता है और खुद पूल में खड़ा होकर एक हाथ से नेत्रा के गले को होल्ड किए हुए था और दूसरे हाथ से नेत्रा की थाई को सहला रहा था। उसके ऐसे करने पर नेत्रा की सांसें तेज होने लगी थी, कहीं ना कहीं वो भी उसके साथ बहकने लगी थी। वो भी अपने दोनों हाथ अक्ष के गले में डालकर उसके बालों को सहलाते हुए उसे किस करने की कोशिश करने लगती है। हाँ, वो इतने अच्छे से किस नहीं कर पा रही थी लेकिन फिर भी कोशिश कर रही थी। ये महसूस कर ही नेत्रा भी उसे किस कर रही है। अक्ष उसके सिर से हाथ हटा देता है और उसकी कमर को कसकर पकड़ लेता है और फिर उसे अचानक से अपनी गोद में उठाकर उसे पूल की साइड में सटा देता है और उसके ऊपर झुककर उसे करने लगता है और वही नेत्रा भी अपनी आंखें बंद कर अपनी पकड़ अक्ष के बालों में कसते हुए उसे किस करने लगती है। दोनों की बॉडी अभी एक दूसरे से पूरी तरह से टच हो रही थी। अक्ष नेत्रा की कमर को लगातार सहला रहा था। उसने एक हाथ से नेत्रा को होल्ड किया हुआ था और एक हाथ उसकी कमर से ऊपर की तरफ बढ़ाने लगता है और उसके सीने पर जाकर रोकता है। उसके ऐसे करने पर नेत्रा पीछे हटने की कोशिश करती है तो अक्ष अपनी पकड़ उसकी कमर पर कस देता है, लेकिन अभी नेत्रा लगातार अक्ष के कंधों को पीछे की तरफ प्रेस कर रही थी। अक्ष उसे काफी समय तक इग्नोर करता है। जब वो नहीं ही हटती तो इरिटेट होकर अक्ष उसके लिप्स को छोड़ देता है और उसे देखते हुए कहता है, क्या प्रॉब्लम है? नेत्रा जो अभी गहरी गहरी सांसें ले रही थी वो अक्ष के हाथ को हटाते हुए रुडवे में कहती है, दूर रहिए मुझसे। क्या बोला तुमने? अक्ष उसे देखते हुए अपनी शांत आवाज में कहता है। नेत्रा उसकी बात पर उसे छोड़कर पूल की साइड वाल के सहारे खड़े होते हुए कहती है, यही कि दूर रहिए मुझसे। नेत्रा का दिल अभी जोरों से धड़क रहा था। उसे अभी कुछ समय पहले की गई अपनी हरकत पर हैरानी हो रही थी। वो सोच रही थी कि वो कैसे अक्ष की किस में इन्वॉल्व हो सकती है। ये बहुत ही नई सी फीलिंग थी उसके लिए जिसे वो अभी तक समझ नहीं पा रही थी। वही अक्ष जब नेत्रा की बात सुनता है तो उसका पारा हाई हो जाता है। वो नेत्रा को उसकी कमर से पकड़कर खुद तरफ खींचकर खुद से चिपकाते हुए कहता है, हाउ डरे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात बोलने की? मैं तुमसे कभी दूर नहीं होने वाला, समझी? नेवर, तुम मेरे साथ रहोगी हमेशा, ऑलवेज। गॉट इट? क्यों रहूं आपके साथ? मुझे नहीं रहना आपके साथ। आप बहुत बुरे हो। नेत्रा अक्ष के कंधे पर हाथ रखकर मुंह बनाकर कहती है। तुम्हारी राय मांगी किसी ने? तुमसे मैंने पूछा कि तुम मेरे साथ रहोगी या नहीं। हाँ बोलो। अक्ष उसके चेहरे के पास अपना चेहरा ले जाकर धीमी मगर बेहद सर्द आवाज में कहता है। उसकी ऐसी आवाज सुनकर नेत्रा डर जाती है और जल्दी से ना में सिर हिला देती है। तो मैंने बोल दिया ना, तुम मेरे साथ रहोगी तो मतलब रहोगी। अक्ष फिर से कहता है। हाँ, लेकिन सिर्फ 1 मंथ के लिए। हमारी इतनी बात हुई थी। नेत्रा हिम्मत कर अपनी आंखों में आंसू लिए ये बात कहती है। नेत्रा की इस बात पर अक्ष अपनी पकड़ उसकी कमर पर कसते हुए कहता है, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? अब मेरा ऐसा कोई मूड नहीं है। हम अक्ष की बात पर नेत्रा अपना सिर झुका लेती है लेकिन कुछ नहीं कहती है। इसलिए अक्ष एक बार फिर कहता है, बोलो। तो इस बार फिर नेत्रा हाँ में सिर हिला देती है। उसके ऐसे सिर हिलाने पर अक्ष उसे देखकर उसकी गाल को सहलाते हुए शांत आवाज में कहता है, तो ऐसा क्यों बोल रही हो? उसके ऐसे बोलने पर नेत्रा रोने लगती है और चेहरा अक्ष के गले में छुपाते हुए कहती है, क्योंकि आप बुरे हो, हमेशा मुझ पर गुस्सा करते हो। उसके ऐसे रोने से अक्ष को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उसकी पीठ को सहलाते हुए प्यार से कहता है, तो तुम गुस्सा दिलाने वाली बातें मत किया करो ना। क्यों करती हो ऐसी बातें जिस वजह से मुझे गुस्सा आ जाए? लेकिन मैंने गलत क्या बोला? मुझे नहीं रहना आपके साथ। और आपके साथ क्यों रहूं? कौन हो आप मेरे? मैं अपनी फैमिली के साथ रहूंगी। नेत्रा अपना चेहरा उसके चेहरे के सामने कर रोते हुए कहती है। नेत्रा के इस सवाल पर अक्ष उसे देखता है और उसके होठों पर लाइट किस करते हुए उसके गाल पर अपनी नाक चलाते हुए कहता है, अब से तुम्हारा सब कुछ मैं ही हूँ, तुम्हारी फैमिली भी। और तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। पता नहीं क्यों लेकिन अक्ष के मुंह से ये सब सुनकर नेत्रा को बहुत अच्छा लग रहा था। तुम सिर्फ मेरी हो, ये शब्द सुनकर उसके पेट में अलग ही गुदगुदी सी हो रही थी। पता नहीं ये क्या एहसास था लेकिन कुछ तो खास था इस एहसास में। तुम समझ गई ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अक्ष नेत्रा अपना माथा नेत्रा के माथे से टीका कर कहता है। नेत्रा उसके ऐसे करने पर उसकी सांसों को अपने चेहरे पर फील कर रही थी। इस वजह से उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती है। वो गहरी सांस लेती है और धीमी आवाज में अक्ष को कहती है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये गलत है। हम हमेशा ऐसे एक साथ नहीं रह सकते। डोंट वरी, मैं जल्द तुमसे शादी करने वाला हूँ। अक्ष पीछे हटकर नेत्रा के चेहरे को देखते हुए कहता है। वही अक्ष की बात सुनकर नेत्रा की आंखें बड़ी हो जाती है और वो हैरानी से चिल्लाकर कहती है, क्या? चिल्ला क्यों रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं बोला हूँ? अक्ष थोड़े गुस्से में कहता है।
अक्ष की बात पर नेत्रा तुरंत कहती है, वो सॉरी, लेकिन आपने बात ही ऐसी की तो मैं चिल्ला दी। उसके ऐसे बोलने पर अक्ष मुस्कुरा देता है और कहता है, इसमें चिल्लाने वाली क्या बात थी? वैसे तो मैं अब तक तुमसे शादी कर चुका होता, लेकिन अभी कुछ है जो मुझे करना है। और एक बात बताऊं, लास्ट लाइन नेत्रा के कान के पास जाकर कहता है। नेत्रा जवाब देती है, मुझे पता चल गया है कि तुम्हें किसने फोर्स किया था हमको हाँ बोलने के लिए। अक्ष इतना बोलकर नेत्रा के कान पर किस कर देता है। ये सुनकर नेत्रा कुछ खास रिएक्ट नहीं करती और कहती है, हम। नेत्रा का इतना ठंडा रिएक्शन देखकर अक्ष को कुछ अजीब लगता है और वो नेत्रा के कंधे पर किसकर कहता है, क्या हुआ? अहम के साथ बहुत गलत हुआ है। जब उसे पता चलेगा कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहती तो उसे कितना बुरा लगेगा। नहीं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, नेत्रा फटाक से दो बातों के मिक्स करते हुए कहती है। वही अक्ष उसे देख हैरान था कि अहम को बुरा लगेगा, उससे उन दोनों की शादी का क्या कनेक्शन है। लेकिन फिर भी अक्ष नेत्रा को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, अहम को बुरा नहीं लगेगा, ऐसा प्यार तो उसे हर वीक होता है। लेकिन फिर भी मुझे आपसे शादी नहीं करनी है, आप मुझे पसंद नहीं, नेत्रा मुंह बनाकर कहती है। अच्छा तो कौन पसंद है वो निखिल? अक्ष गुस्से में कहता है। अक्ष के ऐसे बोलने पर नेत्रा तुरंत नफरत भरी आवाज में कहती है, मुझे कोई पसंद नहीं है और वैसे भी मुझे इस शादी शब्द से ही नफरत है, मुझे किसी से शादी नहीं करनी है। नेत्रा की ये बात सुनकर अक्ष उसे अपनी गहरी आंखों से देखने लगता है। वो अच्छे से समझ सकता था कि नेत्रा ये क्यों बोल रही है और वो उसे अभी समझा भी नहीं सकता था, इसलिए वो नेत्रा को देखकर कहता है, तुमसे पूछा किसी ने कि तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं? बताओ, पूछा मैंने तुमसे। अक्ष के ऐसे बोलने पर नेत्रा ना में सिर हिला देती है और मासूम सी शक्ल बना लेती है। उसकी शक्ल देखकर अक्ष मुस्कुरा देता है। उसकी शक्ल से पता चल रहा था कि उसे अक्ष की बात पर कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो बेचारी क्या ही कर सकती थी। अक्ष उसे देख मुस्कुराते हुए अपनी सख्त आवाज में कहता है, ये बात मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। इट्स माई ऑर्डर। इतना बोलकर नेत्रा को देखता है जिसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। उसे ऐसे देख अक्ष उसे कसकर अपने गले से लगा लेता है और कहता है, डोंट फील बैड, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। ये सुनकर नेत्रा रोते हुए कहती हैं, आपने अब तक मुझे इतना दुखी कर दिया है तो आगे क्या खा खुश रखेंगे आप? मुझे बस नहीं रहना आपके पास। कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो तुम? मैंने बोल दिया ना कि हम शादी करेंगे तो करेंगे, दैट्स फाइनल, अक्ष गुस्से से भरी आवाज में कहता है। उसकी इतनी डरावनी आवाज सुनकर नेत्रा की हिम्मत नहीं होती कि वो कुछ बोल सके। अक्ष कुछ समय उसे देखता है और फिर उसे लेकर पूल से बाहर आता है और नेत्रा को अपनी गोद में लेकर क्लोजेट की ओर बढ़ जाता है और उसके लिए वहां कपड़े रखकर कहता है, तुम्हारे कपड़े रखे हैं, चेंज कर लो। इतना बोलकर वही अपने कपड़े चेंज करने लगता है। कुछ ही समय में एक ट्राउजर और टी शर्ट पहन लेता है और नेत्रा की तरफ देखकर कहता है, मैं जा रहा हूँ, तुम चेंज कर लो। नेत्रा हाँ में सिर हिला देती है तो अक्ष उसके पास जाकर उसके होठों पर लाइट किस कर कहता है, भूख लगी है? ये सुनकर नेत्रा कुछ समय सोचकर ना में सिर हिला देती है। अक्ष उसे देखता है और फिर उसके गाल पर किस कर कहता है, मैं खाना भिजवा रहा हूँ, चुपचाप खा लेना। ये सुनकर नेत्रा की आंखें छोटी हो जाती है। उसे अक्ष पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो गुस्से में कहती है, क्या अभी मैं ये डिसीजन भी खुद नहीं ले सकती कि मुझे खाना खाना है या नहीं? नहीं ले सकती, मैं खाना भिजवाता हूँ। इतना बोलकर वो क्लोजेट से बाहर निकलता है और जाकर अपना फोन उठाता है जो बेड पर पड़ा हुआ था और बाहर निकल जाता है। अक्ष कुछ ही समय में नीचे हाल में पहुंच जाता है और उसे ठीक सामने अहम दिखता है जो अभी उसे ही घूर रहा था। अक्ष उसे देख अंश को देखता है जो अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसे देख अक्ष ना में सिर हिला देता है और अहम को देखने लगता है। अहम उसे देखकर कहता है, मामा अंश भाई क्या बोल रहे हैं? अक्ष उसकी बात का कोई जवाब देता उससे पहले ही अक्ष का फोन रिंग करता है और वो अहम को एक नजर देख कॉल पिक कर कहता है, हम। सामने से कोई कुछ कहता है तो अक्ष कहता है, नेत्रा की इन्फॉर्मेशन। ये सुनकर अहम के कान खड़े हो जाते हैं और वो अक्ष को और घूरने लगता है। वही अक्ष सामने वाले की बात सुनकर हम में जवाब देता है और कॉल कट कर देता है। उसके कॉल कट करते ही अहम कहता है, नेत्रा की इन्फॉर्मेशन मतलब? अक्ष अहम को एक नजर देखता है और फिर अपने फोन में देखते हुए कहता है, कोई नेत्रा की डिटेल्स निकलवाने की कोशिश कर रहा है क्या? ये सुनकर अंश और अहम एक साथ बोलते हैं, हम। अक्ष बस इतना ही जवाब देता है। ये सुनकर अहम कुछ कहता उससे पहले ही अंश हंसते हुए कहता है, ये तो वही बात हुई, एक अनार सो बीमार। अंश की बात पर अक्ष और अहम दोनों इसे जलती हुई आंखों से देखते हैं तो अंश अपने दांत दिखाते हुए कहता है, मेरा मतलब नेत्रा अभी देख नहीं सकती तो ये हाल है। आशिक पर आशिक चढ़ा हुआ है, अगर वो देख सकती होती तो फिर तो पता नहीं क्या होता। मुझे लगता है उसके घर के बाहर लंबी लाइन लगती। नहीं। ये सुनकर अक्ष और अहम उसे और बुरी तरह घूरने लगते हैं। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 36। आप नेत्रा से प्यार करते हो? ये सुनकर अहम कुछ कहता उससे पहले ही अंश हंसते हुए कहता है, ये तो वही बात हुई, एक अनार सो बीमार।
अंश की बात पर अक्ष और अहम दोनों इसे जलती हुई आंखों से देखते हैं तो अंश अपने दांत दिखाते हुए कहता है, मेरा मतलब नेत्रा अभी देख नहीं सकती तो ये हाल है। आशिक पर आशिक चढ़ा हुआ है, अगर वो देख सकती होती तो फिर तो पता नहीं क्या होता। मुझे लगता है उसके घर के बाहर लंबी लाइन लगती। नहीं। ये सुनकर अक्ष और अहम उसे और बुरी तरह घूरने लगते हैं। आगे अहम उसे घूरते हुए कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो देख सकती है या नहीं। अहम ने अभी इतना ही बोला था कि तभी अंश उसे टोकते हुए कहता है, तुम्हें फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए क्योंकि नेत्रा तुम्हारी मामी है। ये सुनकर अहम को अंश की बोली सब बातें एक बार फिर याद आ जाती है, इसलिए वो तुरंत अक्ष को देखकर कहता है, मामा क्या ये सच है, वो जो लड़की जिसे आप ढूंढ रहे थे वो नेत्रा है? अहम की बात पर अक्ष एक नजर उसे देखता है और जाकर सोफे पर स्टाइल से बैठ जाता है और कहता है, हम नेत्रा वही लड़की है। ये सुनकर तो जैसे अहम को सांप ही सूंघ जाता है, वो अपनी ही सोच में घूम हो जाता है। उसे हर वो बात याद आने लगाती है जो अक्ष ने उसे उस लड़की के बारे में बताई थी, वो भी नशे की हालत में, क्योंकि नॉर्मली तो अक्ष जल्दी किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करता था। उसने उसे बताया था कि उस लड़की की आंखें बहुत खूबसूरत थी और ये भी बताया था कि कैसे उसने पूरी रात उस लड़की के साथ प्यार भरे लम्हे बिताए। ये याद आते ही अहम की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो तुरंत जाकर अक्ष के पास बैठ जाता है और उसे देखते हुए कहता है, मतलब आप और नेत्रा इंटीमेट हो चुके हो? अहम के बिंदास ऐसे खुद से ये पूछने पर अक्ष उसे घूर कर देखता है। लेकिन अहम तो अहम था, उस पर तो अक्ष के ऐसे घूरने का क्या ही फर्क पड़ने वाला था, इसलिए वो अक्ष के ऐसे खुद को घूरने पर कहता है, मेरा ये चांद सा मुखड़ा आप बाद में देख लेना, पहले मेरी बात का जवाब दो, जो मैं सोच रहा हूँ वो सच है या नहीं? सच है, मैं और नेत्रा इंटीमेट हो चुके हैं और एक बार नहीं बहुत बार, अक्ष अहम की आंखों में देखते हुए कहता है। ये सुनकर तो अहम के दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वो अपना सिर पकड़ कर बैठ जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी की मौत का मातम मना रहा है। वही अक्ष और अंश उसे देख रहे थे और उसके कुछ बोलने का वेट कर रहे थे। तब ये हम के होठ हिलते हैं और वो अक्ष को कहता है, अगर ऐसी बात थी तो आपने कल मुझे क्यों कुछ नहीं बताया? क्योंकि मैं तुम्हें हट नहीं करना चाहता था, अक्ष एक लाइन में जवाब देता है। तो अब क्यों बता रहे हूँ, क्योंकि हट तो मैं अब भी हो रहा हूँ। हम अक्ष की बात पर उसे घूरते हुए कहता है। अहम की बात पर अक्ष उसे देखता है और उसके गाल पर हाथ रख कर कहता है, तू मेरे लिए क्या है ये तू अच्छे से जानता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बात भी सच है कि मैं नेत्रा के बिना नहीं रह सकता। अक्ष की बात पर अहम अक्ष की आंखों में देखने लगता है। अभी उसे अक्ष की आंखों में खुद के लिए फिक्र और प्यार साफ साफ नजर आ रहा था और ये सच था कि अक्ष अहम को अपना बेटा ही मानता था और अहम भी अच्छे से जानता था कि वो अक्ष के लिए क्या है। ये सोचकर वो हल्का सा मुस्कुरा देता है और अक्ष को देखकर कहता है, आप नेत्रा से प्यार करते हो? अहम की बात पर अक्ष उसे देखने लगता है और अपनी ही सोच में घूम हो जाता है, क्योंकि आज से पहले उसने इस बारे में सोचा ही नहीं कि क्या वो नेत्रा से प्यार करता है। ये सवाल उसने कभी खुद से पूछा ही नहीं, लेकिन आज जब अहम के मुंह से ये सवाल सुना तो उसके अंदर अलग ही जज्बात उमड़ उठे। उसकी आंखों के आगे नेत्रा का मासूम सा चेहरा घूमने लगा। ये महसूस कर अक्ष के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो अनजाने में ही हाँ में सिर हिलाकर बोला, हम आई लव हर। ये सुनते ही अहम के चेहरे पर 52 गज की स्माइल दौड़ गई और वो खुश होते हुए बोला, हुर्रे। ये चिल्लाकर वो तुरंत अक्ष के ऊपर चढ़ जाता है और उसके गले मिलते हुए कहता है, मामा मैं आपके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये सुनकर अक्ष मुस्कुरा देता है और कहता है, सच में? तुझे बुरा तो नहीं लग रहा ना? अगर ऐसा कुछ भी है तो तू बता दे, मैं नेत्रा से दूर हो जाऊंगा। ये सुनकर अहम और अंश दोनों ही उसे हैरानी से देखने लगते हैं। उसके ऐसे बोलते ही अंश तुरंत उसके सामने आकर गुस्से में कहता है, तू पागल है? तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? साले कब तक तू दूसरों के बारे में सोचता रहेगा, कभी तो खुद के बारे में सोचा कर। और मुझे एक बात बता, तू रह लेगा नेत्रा के बिना? अंश की बात पर अक्ष चुप कर जाता है और उसके चेहरे की स्माइल गायब हो जाती है। जब वो काफी समय तक कुछ नहीं बोलता तो अहम जो अभी अक्ष की गोद में बैठा हुआ था वो कहता है, बोलो मामा आप रह लोगे नेत्रा के बिना? ये सुनकर अक्ष अहम को देखता है और ना में सिर हिला देता है और सर्द आवाज में कहता है, नहीं रह पाऊंगा, शायद मर जाऊंगा। उसके ऐसे बोलने पर अहम तुरंत उसके गले लगकर कहता है, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप पर ऐसी सो नेत्रा कुर्बान। और मेरा तो आपको पता ही है ना, मुझे तो हर हफ्ते किसी ना किसी से प्यार हो जाता है, तो इस हफ्ते नेत्रा सही, अगले हफ्ते कोई और ढूंढ लूंगा। ये सुनकर अक्ष उसकी पीठ पर हाथ रख कर कहता है, मुझे पता है इस बार तू सीरियस था, लेकिन मेरी वजह से। अरे मामा ज्यादा दिमाग पर जोर मत दो, वैसे भी मेरी तो उम्र ही नहीं है शादी वादी की। पहले आप तीनों अखंड सिंगल लोगों की शादी हो जाए, फिर मैं अपना घर भी बसा लूंगा। इतना बोलकर अहम हंस देता है। वही उसकी बात पर अक्ष और अंश दोनों मुस्कुरा देते हैं। तभी अहम उससे थोड़ा दूर बैठते हुए कहता है, वैसे अगर नेत्रा आपके इतना क्लोज जा चुकी थी तो उसने मुझे हाँ क्यों बोला? वो इसलिए क्योंकि मैंने सोचा था कि ये सब मेरे तुम्हें बताने की बजाय अगर नेत्रा तुम्हें सीधे सीधे मना कर देगी तो तुम्हें ज्यादा हट नहीं होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, नेत्रा ने किसी के प्रेशर में आकर तुम्हें हाँ बोल दी। अक्ष हम की बात पर जवाब देता है, किसी और के प्रेशर में आकर? किसके प्रेशर में आकर? अहम अक्ष की बात पर पूछता है। ये सुनकर अक्ष के चेहरे के एक्सप्रेशन सख्त हो जाते हैं और वो कहता है कोई
इतना बोलकर एक सर्वेंट को देखता है और कहता है, मेरे रूम के बाहर खाने की ट्रॉली पहुंचा दो। अक्ष के बोलने पर वो सर्वेंट हाँ में सिर हिला देता है और वहां से चला जाता है। वही अक्ष इतना बोलकर अपनी जगह से उठ जाता है। अहम उसे देखकर कहता है, मामा कहाँ जा रहे हो? तेरी मामी के पास। अक्ष उसे एक नजर देखकर कहता है। उसके ऐसे बोलने पर अहम मुस्कुरा देता है और कहता है, ओह तो एक खाना मामी के लिए लेकर जाया जा रहा है, बड़ी केयर हो रही है। वो तो करेगा ही ना, क्योंकि तेरी मामी अभी तेरे मामा से नाराज जो चल रही है। अंश अहम की बात पर कहता है। नाराज? वो क्यों? ऐसा क्या किया आपने? अहम अक्ष को घूरते हुए कहता है। वो तुझे अंश बता देगा। इतना बोलकर वो वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद अहम अंश को देखता है और कहता है, क्या हुआ है भाई? अरे कुछ नहीं, एक कंफ्यूजन हुई थी अक्ष को। इतना बोलकर अंश अहम को शुरू से लेकर अब तक सब कुछ बताने लगता है और अहम भी उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगता है। वही अक्ष अपने रूम की तरफ चला जाता है। आज उसे एक अलग ही खुशी का एहसास हो रहा था। वो शायद इसलिए क्योंकि उसने अहम को सब कुछ सच सच बता दिया था और अहम को उसके और नेत्रा के रिलेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो उन दोनों के लिए खुश था, इसलिए उसके दिल से एक बोझ सा उतर गया था। वो बहुत हल्का हल्का फील कर रहा था। ऐसे ही ये सब सोचते हुए वो रूम में एंटर करता है तो सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि नेत्रा ने अभी अक्ष की शर्ट पहनी हुई थी, जो कि व्हाइट कलर की थी, जो उसकी थाइस तक आ रही थी और ऊपर से नेत्रा सोफे पर पैर चढ़ाकर बैठी हुई थी, जिससे उसकी गोरी लंबी टांगों का अच्छा खासा व्यू अक्ष को देखने को मिल रहा था। नेत्रा को ऐसे अपने सामने देखकर तो अक्ष की सांसों ने रफ्तार पकड़ ली थी। वो एकटक नेत्रा की टांगों को घूरे जा रहा था। ऊपर से सोने पर सुहागा ये था कि नेत्रा ने जो शर्ट पहनी हुई थी वो काफी हद तक ट्रांसपेरेंट थी, जिसमें अक्ष को नेत्रा के इनरवियर्स भी दिखाई दे रहे थे। अक्ष उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देख रहा था। नेत्रा इस शर्ट में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं दिख रही थी। उसने शर्ट की कॉलर को ऊपर से कसकर पकड़ रखा था और साथ ही बार बार शर्ट को नीचे की ओर खींचने की कोशिश कर रही थी, जैसे उसके ऐसा करने से शर्ट की स्कर्ट बन जाएगी। वही अक्ष उसकी हर एक हरकत को बड़ी गौर से ऑब्जर्व कर रहा था। वो उसे देखते हुए खुद से कहता है, ये चाहती क्या है मुझसे? पहले ऐसी हरकतें कर करके मुझे खुद सेड्यूस करती है और फिर जब मैं इसके करीब जाने की कोशिश करता हूँ तो करीब भी नहीं आने देती। इतना बोलकर वो उसे घूरने लगता है कि तभी उसे नेत्रा की आवाज सुनाई देती है, आप कब तक मुझे ऐसे ही घूरते रहेंगे? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। नेत्रा के ऐसे बोलने पर अक्ष उसे देखता है, जो क्यूट सी शक्ल बनाकर बैठी थी। उसे देखकर लग रहा था कि किसी भी वक्त रो देगी। अक्ष उसे देखते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता मैं तुम्हें देख रहा हूँ? मैंने आपके कदमों की आहट सुन ली थी और आपकी नजरों को कब से मैं खुद पर फील कर रही हूँ, नेत्रा मुंह बनाकर कहती है। अक्ष उसकी बात पर मुस्कुरा देता है और रूम के अंदर आ कुछ पल नेत्रा को देखता है और फिर एक गहरी सांस लेकर रूम में इधर उधर देखते हुए खुद से कहता है, ये इसी का रिमोट कहाँ है? इतनी गर्मी हो रही है। गर्मी? कहाँ गर्मी है? ठीक टेम्परेचर तो है रूम का, नेत्रा अक्ष की बात सुनकर कहती है। अक्ष उसकी बात सुनकर उसे एक बार फिर ऊपर से नीचे तक देखता है और तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर कहता है, तुम नहीं समझोगी। अक्ष की इस बात पर नेत्रा का मुंह बन जाता है और वो उसे इग्नोर करती है। वो तुम? अक्ष ने अभी नेत्रा को इतना ही बोला था कि तभी उसका फोन रिंग करता है। तो वो अपनी पॉकेट से अपना फोन निकाल कर चेक करता है तो उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। वो नेत्रा को देखकर कहता है, जस्ट अ मिनट, मैं अभी आता हूँ। नेत्रा उसकी बात पर हाँ में सिर हिला देती है और कहती है, हम। अक्ष एक नजर नेत्रा को देखता है और बालकनी में चला जाता है और वहां जाकर कॉल पिक कर कहता है, हेलो दीदी। कहाँ है तू? कितने कॉल्स किए तुझे, लेकिन तू है कि तूने मेरी एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। ऐसे कौन से काम में बिजी है कि तेरे पास तेरी बहन के लिए भी टाइम नहीं है? सामने से संजना थोड़े गुस्से में कहती है। वो दीदी बस था कुछ काम। आप वो सब छोड़िए, आप ये बताए कि कर दी मेरी शादी फिक्स सारिका से? अक्ष मुस्कुराते हुए कहता है। ये सुनकर संजना हैरान हो जाती है और कहती है, तुझे कैसे पता चला? सारिका ने बताया। दीदी आपको पता है ना, मैं सारिका से शादी नहीं करना चाहता। अक्ष सामने से बोलता है। लेकिन छोटी सारिका अच्छी लड़की है और तुझसे बहुत प्यार करती है। तुम दोनों एक दूसरे को कॉलेज टाइम से जानते हो, और क्या चाहिए बेटा तुझे? सारिका इज अ परफेक्ट मैच फॉर यू। इतना बोलकर वो कुछ समय चुप कर जाती है और फिर कहती है, अच्छा ठीक है, अगर तुझे सारिका से शादी नहीं करनी तो ओके फाइन, मैं उसे मना कर दूंगी। लेकिन शादी तो मैं तेरी करवा कर रहूंगी। अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो बता सकते हो, लेकिन मुझे पता है ऐसा चमत्कार तो होने से रहा, इसलिए बोल रही हूँ सारिका से शादी कर लो बच्चा। संजना अक्ष को प्यार से कहती है। संजना की पसंद वाली बात सुनकर अक्ष एक नजर अपने पीछे बैठी नेत्रा को देखता है, जो अपने चेहरे को अपने हाथों पर टिका कर बैठी हुई थी और बहुत क्यूट लग रही थी। अक्ष उसे देख मुस्कुरा देता है और फिर संजना को कहता है, ओके फाइन, जैसा आपको ठीक लगे, अगर आप यही चाहती है तो यही सही। ये सुनकर संजना खुश हो जाती है और चाहते हुए कहती है, सच में? तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? मैं भी क्या बोल रही हूँ, तुम और मजाक हो ही नहीं सकता। मतलब तुम सच में शादी के लिए तैयार हो? वाओ, तो ठीक है, एंगेजमेंट का मुहूर्त एक हफ्ते बाद का है। ठीक है।
अक्ष बस इतना जवाब देता है। अच्छा तो ठीक है, कल तुम यहाँ आ जाओ, हम सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं। सब कुछ? संजना ने इतना ही बोला था कि अक्ष उसे टोकते हुए कहता है, आपको जो सही लगे वो कीजिए दीदी, मुझे इन सब में इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं सगाई वाले दिन आ जाऊंगा। नाउ बाय, मुझे जरूरी काम है। इतना बोलकर अक्ष कॉल कट कर देता है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 37। पनिशमेंट तो मिलेगी ना बेबी। ये सुनकर संजना खुश हो जाती है और चाहते हुए कहती है, सच में तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? मैं भी क्या बोल रही हूँ, तुम और मजाक हो ही नहीं सकता, मतलब तुम सच में शादी के लिए तैयार हो? वाओ, तो ठीक है, एंगेजमेंट का मुहूर्त एक हफ्ते बाद का है। ठीक है। अक्ष बस इतना जवाब देता है। अच्छा तो ठीक है, कल तुम यहाँ आ जाओ, हम सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं। सब कुछ? संजना ने इतना ही बोला था कि अक्ष उसे टोकते हुए कहता है, आपको जो सही लगे वो कीजिए दीदी, मुझे इन सब में इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं सगाई वाले दिन आ जाऊंगा। नाउ बाय, मुझे जरूरी काम है। इतना बोलकर अक्ष कॉल कट कर देता है। आगे कॉल कट करने के बाद अक्ष अंदर सीधा नेत्रा के पास जाता है और उसके बगल में बैठ जाता है और नेत्रा को देखते हुए कहता है, पिंकी तुमने ये मेरी शर्ट क्यों पहन रखी है? नेत्रा अक्ष की बात पर अजीब सी शक्ल बनाकर आवाज की दिशा की ओर देखती है और कहती है, किससे बात कर रहे हैं आप? तुम्हारे अलावा यहाँ कौन है जिससे मैं बात करूंगा? अक्ष उसे देखते हुए कहता है, हाँ तो मेरा नाम पिंकी थोई है, नेत्रा मुंह बनाकर कहती है। ये सुनकर अक्ष उसे एक नजर देखता है और कहता है, तुमने जो शर्ट पहनी है वो व्हाइट कलर की है और ट्रांसपेरेंट है। तो नेत्रा मुंह बनाकर कहती है। तो अक्ष एक लंबा तो बोलता है कि तभी नेत्रा को कुछ समझ आता है और ये एहसास होते ही चेहरा लाल हो जाता है और उसके गाल जलने लगते हैं। वो अपने हाथों से खुद को कवर करते हुए कहती है, आपको शर्म नहीं आती किसी लड़की को ऐसे देखते हुए, बेशर्म इंसान। अक्ष उसकी बात पर उसे गौर से देखता है और कहता है, तुमसे कैसी शर्म, और तुम ये किससे छुपाने की कोशिश कर रही हो? शायद तुम भूल रही हो कि सब कुछ देख चुका हूँ। ये सुनकर नेत्रा का मुंह बन जाता है। उसे ऐसे मुंह बनाते देख अक्ष उसकी सॉफ्ट सॉफ्ट चीक्स को पिंच कर कहता है, अभी ये मुंह बनाना बंद करो और ये बताओ कि ये शर्ट क्यों पहनी तुम्हें? मैंने कपड़े दिए तो थे, वो टाइट थे, इसलिए मुझे बहुत मुश्किल से ढूंढने पर यही मिली तो मैंने पहन ली। नेत्रा छोटी सी शक्ल बनाकर कहती है। नेत्रा को ऐसे मायूस देखकर उसके गाल को सहलाते हुए कहता है, हाँ तो ठीक है ना, इसमें ये मून क्यों बना रही हो? वैसे भी मेरी शर्ट तुम पर काफी अच्छी लग रही है। ये सुनकर नेत्रा के चेहरा और लाल पड़ने लगता है और उसे ऐसे देख अक्ष मुस्कुरा देता है कि तभी उनके रूम का डोर नॉक होता है तो अक्ष उठकर डोर की तरफ जाता है और खाने की ट्रॉली अंदर ले लेता है और फिर खाना टेबल पर रख एक प्लेट में सर्व कर लेता है और नेत्रा को देखकर कहता है, चलो खाना खाते हैं। नहीं, मुझे नहीं खाना। नेत्रा अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर कहती है, मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हें खाना खाना है या नहीं? हाँ, अक्ष सख्त आवाज में कहता है। उसके ऐसे बोलने पर नेत्रा खुद में सिमट जाती है और सिर झुकाकर ना में सिर हिला देती है। उसके ऐसे करने पर अक्ष कहता है, तो फिर मैं बोल रहा हूं ना कि खाना खाओ तो खाओ। अक्ष के इतना बोलने की देर थी कि नेत्रा की आंखों से आंसू झरझर बहने लगते हैं। उसे अपनी इस कंडीशन पर बहुत रोना आ रहा था। वो ऐसी लाइफ कभी नहीं चाहती थी, यहाँ उसकी लाइफ कोई और कंट्रोल करे। उसे अभी अक्ष पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो क्या ही कर सकती थी? वो बेचारी तो भाग भी नहीं सकती थी और ना ही किसी को मदद के लिए बुला सकती थी, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि कहाँ है। वही अक्ष उसे ऐसे रोते देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उसके पास जाता है और उसे एक झटके में गोद में उठाकर सोफे पर बैठ जाता है और उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और उसे देखते हुए कहता है, रो तो ऐसे रही हो जैसे मैंने तुम्हें खाना खाने को नहीं जहर खाने को बोल दिया हो। आपका क्या पता, आपने खाने में जहर ही डाला हो। वैसे भी आप तो मुझसे नफरत करते हो, नेत्रा सुबकते हुए कहती है। नेत्रा के ऐसे बोलने पर अक्ष उसे देखता है और उसके आंसू साफ कर कहता है, अगर तुम्हें मारना होता तो मैं ऐसे ही मार देता, ऐसी चीप ट्रिक करने की जरूरत नहीं थी मुझे। रही बात नफरत की, तो ये तो तुम मुझसे ज्यादा अच्छे से जानती हो कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ या? इतना बोलकर अक्ष चुप कर जाता है तो नेत्रा उसे देखकर कहती है, या कुछ नहीं, खाना खाओ। अक्ष नेत्रा को देखकर कहता है, मुझे सच में भूख नहीं है। नेत्रा मुंह फुलाकर कहती है, तो भी थोड़ा सा खा लो। अक्ष उसकी गाल पर किस कर कहता है। ये सुनकर नेत्रा अभी ज्यादा कुछ नहीं कहती और हाँ में सिर हिला देती है और कहती है, प्लेट दीजिए। उसकी जरूरत नहीं है, मैं खिलाता हूँ। इतना बोलकर उसके मुंह के सामने बाइट लेकर आता है तो नेत्रा खाने की खुशबू को स्मेल करते हुए मुंह खोल देती है तो अक्ष उसे बाइट खिला देता है। तो नेत्रा भी चुपचाप खाने लगती है। अक्ष उसे ऐसे ही खिलाने लगता है। अक्ष एक बार फिर नेत्रा को बाइट खिलाने को होता कि नेत्रा उसका उसकी तरफ मोड़ कर कहती है, आप भी खा लीजिए। ये सुनकर अक्ष नेत्रा को देखता है और मुस्कुरा कर वो बाइट खा लेता है। ऐसे ही दोनों खाना खाते हैं और अक्ष नेत्रा को अपनी गोद में लेकर वही सोफे पर लीन होकर बैठ जाता है और उसका सिर अपने सीने से टिकाकर उसके बालों को सहलाने लगता है। अक्ष की आंखें अभी बंद थी। सुनिए, नेत्रा धीमी सी आवाज में कहती हैं। उसके ऐसे बुलाने पर अक्ष मुस्कुरा देता है और कहता है, हम आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? नेत्रा अपना सिर अक्ष के सीने से उठाकर बैठते हुए कहती हैं।
ये सुनकर अक्ष उसे देखता है और बिना किसी एक्सप्रेशन से कहता है, ऐसा क्यों पूछ रही हो? अक्ष के ऐसे बोलने पर नेत्रा फटाक से कहती है, आप मुझसे शादी नहीं कर सकते। नेत्रा की बात पर ज्यादा रिएक्ट ना करते हुए कहता है, क्यों? अक्ष के ये पूछने पर नेत्रा कहती है, क्योंकि आपको मेरी पास्ट लाइफ के बारे में नहीं, आपको ये तो पता चल ही गया है कि मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन डाइवोर्स क्यों हुआ ये आपको नहीं पता है। मुझे सब पता, डाइवोर्स का रीजन ये है कि शादी की पहली रात तुम किसी दूसरे आदमी के साथ इंटीमेट हुई थी, है ना? लेकिन नेत्रा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तो ज्यादा क्यों सोच रही हो? और मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है लेकिन तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता है, इसलिए मैं तुम्हें अभी सब बताना चाहता हूँ। अक्ष इतना बोलकर नेत्रा को देखता है जो अभी सिर झुकाकर बैठी हुई थी, शायद अपने आंसू छुपा रही थी। अक्ष उसे देखकर उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर कहता है, डोंट क्राई। और मेरी बात सुनो नेत्रा, मैं बचपन से लेकर अब तक हमेशा अकेला रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स तभी गुजर गए थे जब मैं बहुत छोटा था। उनके जाने के बाद मेरी जिंदगी में दादाजी और दीदी थे। दीदी की शादी हो गई और उनकी शादी के कुछ समय बाद दादाजी भी गुजर गए और मैं हॉस्टल में चला गया। अपनी सारी लाइफ मैंने हॉस्टल में ही बिताई है। वही मुझे मेरे दो दोस्त मिले, अंश और विशाल। अब वो ही मेरी फैमिली है। विशाल एक बिजनेसमैन का बेटा था तो उसके पापा की मदद से मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। इसमें जीजा जी ने भी मेरी बहुत हेल्प की और मैंने अपनी कंपनी अपना ड्रीम पूरा किया। और इसी दौरान मैं बहुत सी लड़कियों के करीब भी आया, बहुत सी लड़कियों के साथ इंटीमेट हुआ, लेकिन आज तक मैंने किसी के भी साथ जबरदस्ती नहीं की। वो सब लड़कियां सिर्फ मेरी जरूरत थी या बोल सकती हो कि अकेलापन दूर करने का जरिया थी। लेकिन तुम अलग हो। क्या हो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं खुद इस चीज को नहीं समझ पाया हूँ। लेकिन यकीन करो जो मैंने तुम्हारे लिए फील किया है आज से पहले किसी लड़की के लिए फील नहीं किया। इसलिए अभी मैं अपनी आगे की लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ, चाहे तुम्हारी मर्जी हो जाना हो, लेकिन यही मेरा फाइनल डिसीजन है। अक्ष नेत्रा को सब कुछ बताकर उसे देखने लगता है। वही नेत्रा को अक्ष की बातें सुनकर लग रहा था कि वो अपनी ही जिंदगी की कहानी सुन रही है, लेकिन किसी और के मुंह से। नेत्रा और अक्ष की लाइफ में बहुत कुछ मैच कर रहा था, सिवाय दो चीजों के, और वो अक्ष का बिजनेस और उसकी रंगीन लाइफ। नेत्रा अक्ष की बात पर मुंह बनाकर कहती है, आप आज तक लगभग कितनी लड़कियों के, मेरा मतलब आप वो आप। अक्ष अच्छे से समझ रहा था कि नेत्रा क्या पूछना चाह रही है, लेकिन पूछ नहीं पा रही है। उसे ऐसे हिचकिचाते देख अक्ष उसे खुद के करीब खींच लेता है और उसके कंधे पर सिर टिकाकर कहता है, बहुत सी लड़कियां रही है, मैंने कभी गिनती नहीं की। मतलब आप ठरकी हो? नेत्रा अपनी आंखें छोटी कर कहती है। क्या बोला तुमने? अक्ष अपनी सख्त आवाज में कहता है। कुकू कुछ नहीं, मैंने कहा कुछ बोला, नेत्रा लड़खड़ाती आवाज में कहती है। हम इतना बोलकर अक्ष नेत्रा के बालों स्निफ करने लगता है और साथ साथ अपने हाथों से नेत्रा के थाई को सहलाने लगता है। उसके ऐसा करने से नेत्रा की आंखें बंद हो जाती है और उसकी सांसें तेज हो जाती है। वो अक्ष के हाथ को पकड़कर धीमी आवाज में कहती है, ये क्या कर रहे हो आप? प्लीज डोंट स्टॉप मी, आई नीड यू। अक्ष नेत्रा के कान में मदहोशी भरी आवाज में कहता है। क्या लेकिन वेकिन कुछ नहीं, लेट्स डू इट। अक्ष नेत्रा को बीच में ही टोकते हुए कहता है और अपनी पकड़ उसके थाइस पर कस देता है। अक्ष अभी नेत्रा को अपनी तरफ घुमाता है और नेत्रा के पैर अपने आसपास रख नेत्रा की शर्ट को खींचता है और एक बार में ही उसकी शर्ट के सारे बटन्स तोड़ देता है। अभी अक्ष के हाथ नेत्रा की कमर पर चलने लगे थे और उसके होठ नेत्रा की क्लीवेज पर चल रहे थे। वही नेत्रा अक्ष के कंधों को पकड़ कसकर उसे रोकने की कोशिश करते हुए खुद को मन में कहती है, हे माता रानी, अभी मैं इन्हें कैसे रोकूं? प्लीज कुछ तो हेल्प कीजिए। नेत्रा ने इतना ही बोला था कि तभी उसका फोन रिंग करता है। फोन की आवाज सुनकर नेत्रा खुश हो जाती है और चिल्लाकर कहती है, फोन आया, फोन रिंग कर रहा है। उसके ऐसे चिल्लाने की वजह से अक्ष हैरान हो जाता है और उसे देखते हुए कहता है, तो इसमें इतना खुश होने की क्या बात है? अभी फोन रिंग होने की आवाज नहीं सुनी क्या? नेत्रा झट से मौका पाकर अक्ष की गोद में से खड़ी हो जाती है और कहती है, नहीं, मेरा मतलब ये मेरा फोन है ना, कहा है मेरा फोन, मुझे मेरा फोन दो, बेचारा कब से बज रहा है। अक्ष उसे एक नजर देखता है और फिर सिर नीचे कर मुस्कुरा देता है और सामने टेबल से फोन उठाकर नेत्रा को देता है और कहता है, ये लो, यही टेबल पर ही पड़ा था। नेत्रा फोन लेकर झट से पिक कर कहती है, हेलो जान, कहाँ हो तुम? मैं घर पर आई तो देखा तुम हो ही नहीं। सामने से सोना कहती है। वो सोना? मैं मानसी के घर पर हूँ। घर पर बोर हो रही थी इसलिए मानसी के घर चली गई। नेत्रा कुछ सोचकर झूठ बोलते हुए कहती है। नेत्रा की बात पर सोना कुछ समय चुप रहती है और फिर कहती है, अच्छा, अभी ये मानसी कहाँ है? हाँ, वो अभी वॉशरूम में है। नेत्रा कहती है। अच्छा। सोना कहती है, हाँ, तुम टेंशन मत लो, मैं अभी कुछ समय में वापस आ जाऊंगी। ओके, अभी फोन रखती हूँ। इतना बोलकर तुरंत कॉल कट कर देती है। उसके कॉल कट करने के बाद सोना एक नज़र फोन को देखती है और फिर अपने पास खड़ी मानसी को देखती है और खुद से मन में कहती है, जान ने झूठ क्यों बोला? कहा है ये अभी? इतना बोलकर सोना नेत्रा के बारे में सोचने लगती है।
वही नेत्रा फोन कट करने के बाद गहरी सांस लेकर कहती है, बाल बाल बची। उसने इतना ही बोला था कि अक्ष पीछे से गोद में उठा लेता है और सीधा लेकर बैग की ओर बढ़ जाता है। नेत्रा उसके ऐसे करने पर पैर हिलाते हुए कहती है, क्या कर रहे हो आप? झूठ क्यों बोला सोना से, अभी इस बात की पनिशमेंट तो मिलेगी ना बेबी, अक्ष शांत आवाज में कहता है। अरे, नेत्रा इससे आगे कुछ बोल पाती तभी अक्ष उसे बेड पर लेटाकर उसके ऊपर आ जाता है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 38। नेत्रा का गुस्सा। उसने इतना ही बोला था कि अक्ष पीछे से गोद में उठा लेता है और सीधा लेकर बैग की ओर बढ़ जाता है। नेत्रा उसके ऐसे करने पर पैर हिलाते हुए कहती है, क्या कर रहे हो आप? झूठ क्यों बोला सोना से, अभी इस बात की पनिशमेंट तो मिलेगी ना बेबी, अक्ष शांत आवाज में कहता है। अरे, नेत्रा इससे आगे कुछ बोल पाती तभी अक्ष उसे बेड पर लेटाकर उसके ऊपर आ जाता है। अक्ष नेत्रा के ऊपर आते ही उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है और उन्हें सक करने लगता है। साथ साथ अक्ष के हाथ नेत्रा की पूरी बॉडी पर चल रहे थे, उसे अच्छे से एग्जामिन कर रहे। वही नेत्रा के हाथ अक्ष के कंधे पर थे और वो उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। उसके ऐसे करने पर अक्ष अपना पूरा वजन उसके ऊपर छोड़ देता है तो नेत्रा उसके नीचे दब जाती है। अभी वो हिल भी नहीं पा रही थी और लगातार बोलने की कोशिश कर रही थी, उम, लेकिन उसके शब्द उसके मुंह में ही रह जा रहे थे। नेत्रा अक्ष को खुद से दूर करने की काफी कोशिश कर रही थी, लेकिन जब अक्ष उससे दूर नहीं ही होता तो वो शांति से लेट जाती है और वो जो कर रहा था उसे करने देती है। वही नेत्रा के शांत होने पर अक्ष अपने दोनों हाथों से नेत्रा के चेहरे को पकड़ता है और डीपली किस करने लगता है। वो नेत्रा को होठों को दबाते हुए सक कर रहा था और ऐसे ही वो उसे फ्रेंच किस करने लगता है। वही नेत्रा चुपचाप उसके नीचे लेटी हुई उसकी किस को फील कर रही थी और उसे रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। करीब 20 मिनट बाद नेत्रा को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है तो वो अक्ष के सीने पर हाथ मारने लगती है, लेकिन अभी अक्ष का उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। वो तो बस उसे किस किए जा रहा था। नेत्रा उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी और अचानक से वो कोशिश करना बंद कर दिया है। ये महसूस कर अक्ष जल्दी से नेत्रा के होठों को छोड़ देता है तो नेत्रा उसके छोड़ते ही गहरी गहरी सांसें लेने लगती हैं। वही अक्ष जो अभी उसके बिल्कुल पास था वो उसकी सांसों को अपने चेहरे पर फील कर रहा था और उसके चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान थी। वही नेत्रा अभी लंबी लंबी सांसें ले रही थी कि तभी वो धीरे से अपनी खोलती है। अभी उसे कुछ अच्छा महसूस हो रहा था लेकिन उसे अक्ष पर गुस्सा भी बहुत आ रहा था, इसलिए वो जोर से अक्ष के कंधे पर मारते हुए गुस्से में कहती है, आप ना किसी दिन मेरी जान लेकर मानोगे। ये सुनकर अक्ष नेत्रा को कमर को सहलाते हुए नेत्रा के कान के पास जाकर कहता है, तुम्हारी जान लेकर मैं कौन सा जिंदा रह पाऊंगा, सो डोंट वरी, मैं तुम्हारी जान नहीं ले सकता। इतना बोलकर नेत्रा के होठों पर लाइट किस करता है। ये सुनकर अभी नेत्रा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, तभी उसे महसूस होता है कि अक्ष के हाथ नेत्रा की कमर से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। ये महसूस कर वो झट से अक्ष के हाथों को पकड़ लेती है जो अभी उसकी बॉडी के ऊपर रेंग रहे थे। उसके ऐसा करने पर अक्ष उसे घूर कर देखता है और कठोर आवाज में कहता है, व्हाट हैपन, प्लीज डोंट ना। नेत्रा मासूम सी शक्ल बनाकर कहती है। ये अक्ष उसे कुछ देखता है और फिर उसके होठों पर हल्के से बाइट कर कहता है, नाउ आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। इतना बोलकर नेत्रा की जो शर्ट उसके कंधों पर लटक रही थी उसे उतार देता है और बिना वक्त गवाए नेत्रा के इनरवियर्स भी निकाल देता है। ये सब अक्ष ने इतना जल्दी किया था कि नेत्रा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन फिर वो लास्ट टाइम कोशिश करते हुए कहती है, प्लीज रुक जाइए ना। अभी अक्ष नेत्रा के बार बार रोकने से इरिटेट हो चुका था, इसलिए चिल्लाकर कहता है, क्या प्रॉब्लम है, ऐसे नाटक क्यों कर रही हो? तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे इससे पहले मैं कभी तुम्हारे करीब ही नहीं आया। अक्ष की इतनी गुस्से भरी आवाज सुनकर नेत्रा घबरा जाती है और खुद में सिमट जाती है। उसकी आंखों में अभी नमी आ गई थी। अक्ष जो उसके बिल्कुल करीब था उसकी आंखों में नमी देखकर गुस्से में कहता है, हाँ अब रोना शुरू कर दो, यही एक काम हो जो तुम्हें बहुत अच्छे से आता है। इतना बोलकर अक्ष नेत्रा के ऊपर से उठकर उसकी साइड में पेट के बल लेट जाता है। नेत्रा जब महसूस करती है अक्ष उसके ऊपर से हट गया है तो वो उठकर बेड पर बैठ जाती है और अपने बहते हुए आंसू साफ करती है। फिर अपने हाथों की मदद से बेड पर ब्लैंकेट को ढूंढने लगती है। ब्लैंकेट मिलने के बाद वो ब्लैंकेट को मुंह तक ओढ़ लेती है और ब्लैंकेट में छुपकर रोने लगती है। उसके सुबकने की आवाज अक्ष के कानों में पड़ती है जो मुंह फेर कर लेटा हुआ था। नेत्रा को ऐसे रोते देख अक्ष को अच्छा नहीं लग रहा था और उसे गुस्से भी आ रहा था। वो जीतना नेत्रा के सामने खुद को शांत रखने की कोशिश करता था, नेत्रा उतना ही ऐसा कुछ कर देती थी जिससे उसे गुस्सा आने लगता था। अभी अक्ष से नेत्रा का रोना बर्दाश्त नहीं होता तो वो घूम कर नेत्रा को देखता है जो ब्लैंकेट ओढ़कर रो रही थी। उसे ऐसे रोते देख एक पल के अक्ष मुस्कुरा देता है और फिर अगले ही खुद भी उसके ब्लैंकेट में घुस जाता है और नेत्रा के ऊपर आकर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए शांत आवाज में कहता है, अभी रोना बंद करोगी, मुझे नींद आ रही है। उसके ऐसे बोलने पर नेत्रा उसके हाथ अपने चेहरे से हटाकर रोते हुए कहती है, अगर मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो मुझे यहाँ रखा हुआ है, मुझे छोड़ दीजिए ना, मुझे मेरे घर जाने दीजिए, वैसे भी मुझे आपके पास रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नेत्रा के ऐसे बोलने पर अक्ष उसके कंधे को कसकर पकड़कर कहता है, कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो तुम? हाँ,
कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हूँ मैं, जो भी बोल रही हूँ बिल्कुल सही बोल रही हूँ। आप जैसे आदमी के साथ कौन ही रहना चाहेगा, जिसे अपने मतलब के आगे किसी की कुछ नहीं पड़ी होती है। आपको जो चाहिए वो तो आप हासिल करके ही रहते हो, फिर चाहे इसके चलते सामने वाला टूट ही क्यों ना जाए। यू नो वट, आप अकेले रहना ही डिजर्व करते हो, क्योंकि आप बहुत मतलबी हो। नेत्रा गुस्से में बस अक्ष को कुछ ना कुछ बोले जा रही थी। शायद वो अपनी भड़ास अक्ष पर निकालना चाहती थी, लेकिन अक्ष को उसकी बातें बुरी तरह से चुभ रही थी। अक्ष जो अब तक नेत्रा को चुपचाप सुन रहा था, वो उसे देखते हुए शांत आवाज में कहता है, हम आई थिंक यू आर राइट। मैं अकेला रहना ही डिजर्व करता हूँ। और क्या कहा तुमने? हाँ, मैं मतलबी हूँ। सही कहा, पर यू नो वॉट, इस दुनिया हर कोई मतलबी ही है। हर कोई किसी से किसी ना किसी मतलब से जुड़ा हुआ है। बस लोग दिखाते नहीं है और छुपाता नहीं हूँ। और तुम बिल्कुल सही हो, मुझे कोई हक नहीं है ये सोचने का कि मेरी लाइफ में भी कोई आए और मेरे इस अकेलेपन को दूर करे। और वैसे भी मुझे तो अब आदत हो गई है, बचपन से अब तक अकेला ही तो रहा हूँ। अक्ष नेत्रा को देखते हुए ये सब बोल रहा था। फिर वो एकदम से खड़ा हुआ और बाहर जाने लगा, कि फिर कुछ सोचकर रुक गया और क्लोजेट की तरफ गया और कुछ समय बाद बाहर आया और नेत्रा को देखकर बोला, ये कपड़े पहन लो और रूम से बाहर आ जाओ। रूम के बाहर तुम्हें राहुल मिल जाएगा, वो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देगा। इतना बोलकर वो तुरंत बाहर निकल जाता है। वही उसके जाने की आहट सुनकर नेत्रा फुफक कर रोने लगती है और रोते हुए खुद से कहती है, ये मैंने क्या बोल दिया इन्हें, और मैं ऐसा बोल भी कैसे सकती हूँ, जबकि मैं खुद अच्छे से जानती हूँ कि अकेले रहना क्या होता है। मेरे पास तो फिर भी मासी और सोना थे, लेकिन इनके पास तो कोई भी नहीं था। ये मैं क्या बोल गई, मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था। अब क्या करूं? हाँ, अभी इनके पास जाती हूँ और इन्हें सॉरी बोलती हूँ और समझाती हूँ कि वो सब मैं बस गुस्से में ही बोल गई थी। हाँ, अभी जाती हूँ। इतना बोलकर नेत्रा झट से कपड़े उठाती है और पहनने लगती है। उसने अभी येलो टॉप के साथ ब्लैक नी लेंथ स्कर्ट पहनी हुई थी। वो धीरे धीरे से संभलते हुए बाहर आती है, क्योंकि अभी उसके पास इसकी स्टिक नहीं थी। वो जैसे ही बाहर आती है तो उसके कानों में राहुल की आवाज पड़ती है। वो उसे कहता है, मैम आपकी स्टिक। इतना बोलकर उसके हाथ में स्टिक पकड़ा देता है। नेत्रा स्टिक महसूस कर कहती है, थैंक यू, माई प्लेजर। अभी चलिए, आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। राहुल कहता है, नहीं, मुझे घर नहीं जाना, मुझे इनसे मिलना है, तो क्या आप मुझे इनके पास लेकर चलेंगे? नेत्रा राहुल को मासूम सी शक्ल बनाकर कहती है, इनको मतलब बॉस को मिलना है? राहुल कंफर्म करते हुए कहता है। उसकी बात पर नेत्रा हाँ में सिर हिलाकर कहती है, हाँ, बॉस तो अभी बार में है। राहुल जवाब देता है, क्या इतनी जल्दी कौन सी बार में चले गए? अभी कुछ समय पहले ही तो रूम से बाहर निकले थे। नेत्रा रोते हुए कहती है। उसे रोते देख राहुल हैरान हो जाता है और कहता है, प्लीज मैम रोए मत। वो क्या है ना, मुझे चुप कराना नहीं आता है, और रही बात बॉस की, तो वो कहीं बाहर नहीं गए, घर पर ही एक बार बना हुआ है, वही बैठे हुए हैं। हाँ तो प्लीज मुझे वहां लेकर चलिए, प्लीज। नेत्रा रोते हुए रिक्वेस्ट करती है। अरे मैम आप रोइए मत, चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ उनके पास। आप मेरी बोली हुई डायरेक्शन में आती जाए, राहुल उसे समझाता है। तो नेत्रा हाँ में सिर हिला देती है और जैसे जैसे राहुल उसे बोल रहा था वैसे वैसे आगे बढ़ रही थी। कुछ ही समय में राहुल उसे बार के सामने छोड़कर कहता है, मैम सीधा जाए, बॉस आपको मिल जाएंगे, मैं यही रुकता हूँ। उसकी बात पर नेत्रा हाँ में सिर हिलाकर सीधा सीधा जाती है, तो सामने बैठे अंश, विशाल, अहम उसे ही देखने लगते हैं। विशाल अभी कुछ समय पहले ही आया था। वही अक्ष तो एक वाइन की बोतल चढ़ा ली थी और अभी दूसरी पकड़कर बैठा था, और बाकी सब उसे रोक रहे थे। तभी सब नेत्रा को देखते हैं। अक्ष ने अभी उसे नहीं देखा था, लेकिन फिर उसे उसके वहां होने का एहसास तो हो गया था। वो नेत्रा को बिना देखे कहता है, कुछ सुनाने को रह गया था, जो सुनाने के लिए यहाँ तक आ गई। ये सुनकर नेत्रा की आंखों से आंसू तेजी से बहने लगते हैं। उसे ऐसे रोते देख सबको उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था, और किसी को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है, जो इन दोनों का ये हाल हो गया। वही नेत्रा अपने आंसू साफ कर अक्ष को देखकर रुआसी आवाज में कहती है, मैं आपको सुनाने नहीं आई हूँ यहाँ। तो क्या करने आए वो? अक्ष अपनी रौबदार आवाज में पूछता है। उसकी ऐसी आवाज सुनकर नेता डर जाती है और कहती है, वो मैं आपको सॉरी बोलने आई थी। ये सुनकर सब अक्ष को देखने लगते हैं। वही अक्ष नेत्रा को देख रहा था। वो उसे देखते हुए सबको कहता है, बाहर निकलो। क्या? सब हैरानी से कहते हैं, मैंने बोला बाहर निकलो यहाँ से। इस बार अक्ष चिल्लाकर कहता तो सब एक साथ ऐसे गायब होते हैं जैसे गधे के सर से सिंग। वही अक्ष अभी नेत्रा को देखकर कहता है, कम हियर। ये सुनकर नेत्रा अपनी स्टिक की मदद से आवाज की दिशा की ओर चलने लगती है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 39। प्लीज लव मी बैडली। क्या? सब हैरानी से कहते हैं, मैंने बोला बाहर निकलो यहाँ से। इस बार अक्ष चिल्लाकर कहता तो सब एक साथ ऐसे गायब होते हैं जैसे गधे के सर से सिंग। वही अक्ष अभी नेत्रा को देखकर कहता है, कम हियर। ये सुनकर नेत्रा अपनी स्टिक की मदद से आवाज की दिशा की ओर चलने लगती है। आगे
क्यों, अब क्या हुआ? अक्ष धीरे से उठकर नेत्रा के पास जाते हुए बोला। नेत्रा अक्ष को करीब आता महसूस कर अपनी जगह पर ही खड़ी हो गई और नजरें झुकाकर बोली, वो मुझे एहसास हुआ कि मैंने गुस्से में आपको कुछ ज्यादा ही बोल दिया, इसलिए सॉरी बोलने आई हूँ। हम तो बोलो। अक्ष एटीट्यूड के साथ उसके ठीक सामने खड़े होते हुए कहता है। सॉरी, मुझे आपसे वो सब नहीं बोलना चाहिए था, मुझे माफ कर दीजिए, नेत्रा नजरें झुकाकर कहती है। नेत्रा का नजरें झुकाना अक्ष को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था क्योंकि उसे उसकी आंखों में देखना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए अभी वो नेत्रा को देखकर चिढ़कर कहता है, पहले तो मेरी ओर देखो, फिर बात करो, ये बात पर नजरें क्यों झुका लेती हो? ये सुनकर नेत्रा धीरे से अपनी नजरें उठाती है तो अक्ष तो जैसे उसकी आंखों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। वो अभी नेत्रा से एक कदम की दूरी पर खड़ा था। वो उस दूरी को कवर कर उसके करीब आ जाता है और नेत्रा की आंखों में देखते हुए कहता है, इट्स सो काम, इतना बोलकर एक गहरी सांस लेता है और नेत्रा की गाल पर हाथ रखकर कहता है, हम तो क्या बोल रही थी तुम? सॉरी बोल रही थी, नेत्रा मासूम सी शक्ल बनाकर कहती है। ये सुनकर अक्ष उसे उसका हाथ पकड़ कर घुमाता है और उसकी पीठ को खुद से सीने से टच कर नेत्रा के कान के पास जाकर धीमी आवाज में कहता है, तो बोलो। अक्ष के ऐसे बोलने पर नेत्रा एक बार के लिए कांप गई थी, क्योंकि इस समय अक्ष के होठ रह रहकर उसके कान और गाल को टच हो रहे थे और अक्ष की गर्म सांसें वो अपने कंधे पर फील कर रही थी, जिसे फील कर उसे अजीब सी फीलिंग हो रही थी, उसके पेट में अजीब सी गुदगुदी हो रही थी। वो सो सॉरी, नेत्रा बहुत मुश्किल से खुद को संभालते हुए ये बोलती है। हम इतना बोलकर अक्ष अपनी गाल नेत्रा की गाल से टच करता है और कहता है, और बस ये इतना ही वो बोलना था। नेत्रा अपनी बढ़ती हुई सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहती हैं, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे माफ नहीं करूंगा, तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है। इतना बोलकर अक्ष नेत्रा की गाल पर किस कर देता है। अक्ष का ऐसे बोलने पर नेत्रा को बहुत गिल्ट होता है, इसलिए वो उसकी तरफ घूम जाती है और उसके सीने पर एक हाथ रखकर धीमी आवाज में कहती है, सॉरी, आई नो कि मुझे वो सब नहीं बोलना चाहिए था, पता नहीं कैसे गुस्से में बोला गया। यू नो वॉट, मेरे दादाजी कहते थे गुस्से में और नशे में इंसान हमेशा सच बोलता है। मतलब तुमने जो वो सब बोला सच बोला, मतलब तुम्हें सच में लगता है कि मैं अकेला रहना ही डिजर्व करता हूँ। अक्ष नेत्रा की कमर को थामकर उसके सिर से सिर टिकाकर धीमी आवाज में कहता है। अक्ष अपने इतने करीब महसूस कर नेत्रा अपनी आंखें बंद कर लेती है और धीमी आवाज में कहती है, नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? अक्ष ने इतना बोलकर आहिस्ता से नेत्रा के नाक पर किस किया। तो नेत्रा ने अपनी आंखें खोली और अक्ष के सीने पर हाथ रखकर उसे दूर करने की कोशिश करते हुए कहती है, आपने मुझे अपनी लाइफ के बारे में बताया और मैंने उसी बात के लिए आपको सुना दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जबकि मैं खुद अच्छे से जानती हूँ कि अकेले पर जाना क्या होता है। अचानक से जब वो लोग जो आपके सबसे करीब थे, आपके लिए सब कुछ थे, वो दूर हो जाए तो कैसा फील होता है। एक रात में पूरी दुनिया बदल जाती है और आप उस मंजर को भूल भी नहीं पाते। फिर चाहे कितने भी लोग आपके इर्द गिर्द हो, उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर पाता। मैं ये सब बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैंने ये सब जिया है। नेत्रा अभी अपनी ही धुन में सब कुछ बोले जा रही थी। वो आगे कहती है, पहले मम्मा पापा और फिर दादाजी सब मुझे छोड़कर चले गए। आपको पता है मेरे लिए सबसे मुश्किल क्या है? क्या? अक्ष उसकी बात पर धीमी आवाज में पूछता है। उस लम्हे को बुलाना जो मैंने आखिरी बार अपनी आंखों से देखा था। मेरे पापा। इतना बोलकर नेत्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसकी आंखों के एक दृश्य चलने लगता है और उसके कानों में आवाजें गूंजती हैं। नेत्रा, बच्चा चली जाओ से, गो अवे, भाग जाओ। ये आवाजें सुनते ही नेत्रा अपने कान बंद कर लेती है और खुद को कहती है, नो, मुझे नहीं याद करना वो सब। नो। उसके ऐसे बोलने पर अक्ष उसके कंधों को पकड़कर कहता है, क्या हुआ, क्या याद नहीं करना? अक्ष नेत्रा को गौर से देखता है जो अभी पूरी तरह से पसीने से भीग चुकी थी। उसे देखकर अक्ष उसे आगे लेकर जाता है और एक चेयर पर बिठाकर कहता है, आर यू ओके? या इतना बोलकर नेत्रा अपना चेहरा साफ करने लगती हैं। तभी अक्ष का फोन रिंग करता है तो वो उसे इग्नोर कर नेत्रा को देखने लगता है, लेकिन सामने वाले के बार बार कॉल करने की वजह से वो नेत्रा से थोड़ा दूर जाता है और कॉल पिक करता है। वही नेत्रा को कुछ अजीब सा फील होने लगता है। उसे अजीब सी घबराहट हो रही थी, इसलिए वो अपना हाथ टेबल पर इधर उधर घुमाने लगती है तो उसके हाथ में एक गिलास लगता है जिसमें वाइन थी। वो बिना सोचे समझे उस गिलास को पूरा गटक जाती है और गहरी सांस लेती है और अचानक से उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो खुद से कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, इससे मुझे अच्छा फील हो रहा है। इसलिए वो एक बार फिर गिलास ढूंढने लगती है तो उसके हाथ इस बार बोतल लगती है जो अक्ष ने ही वहां रखी थी। वो बिना सोचे समझे बोतल मुंह को लगा लेती है और वाइन पीने लगती है। वही अक्ष अभी कॉल पर बिजी था। वो गुस्से में कहता है, हाउ डरे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? वॉट आर यू सेइंग अक्ष, हमारी शादी होने जा रही है, इस वीक हमारी एंगेजमेंट है, तो डिस्कस तो करना ही होगा ना सब कुछ। सामने से सारिका की आवाज आती है, लाइक सीरियसली, तुम्हें सच में लगता है मेरे पास इतना फालतू टाइम है कि मैं इन सब चीजों में वेस्ट करूं?
जो भी बात करनी है दीदी से करो, मुझे इन सब में इन्वॉल्व करने की कोशिश मत करना, अंडरस्टैंड। और हाँ, मैं सिर्फ एक चांस देता हूँ, अगर आइंदा मुझे कॉल किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कीप दैट इन माइंड। इतना बोलकर अक्ष कॉल कट कर देता है। उसका गुस्सा अभी पीक पर था। वो अभी घूमकर नेत्रा को देखता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्यों वो अभी फ्लो पर पालती मार कर बैठी हुई थी और बॉटल उसने अपने मुंह से लगा रखी थी। वो तुरंत नेत्रा के पास जाता है और उसके हाथ से बॉटल खींचकर कहता है, ये क्या कर रही हो तुम? अंधी मैं हूँ, आप नहीं हो, दिखाई नहीं दे रहा? मैं जूस पी रही हूँ, नेत्रा गुस्से में मुंह फुलाकर कहती है। उसके इस तरह बोलने पर अक्ष बोतल को देखता है जो आधी खाली थी, फिर नेत्रा को देखता है जो अभी मस्त टांगे फैलाकर अपने हाथ पीछे टिकाकर बैठी हुई थी। अक्ष उसकी बात पर कहता है, ये जूस नहीं है या सिली गर्ल? मैं सिली गर्ल नहीं हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, नेत्रा मुंह बनाकर कहती है। ये सुनकर अक्ष हल्का सा हंसकर कहता है, अच्छा मजाक है? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में स्मार्ट हूँ, नेत्रा गुस्से में कहती है। अच्छा ठीक है, तुम स्मार्ट हो, बस अभी चलो खड़ी हो जाओ, अक्ष उसे देखते हुए कहता है। नहीं, आप मुझे गोद में उठा लो। इतना बोलकर नेत्रा किसी बच्चे की तरह अपने हाथ सामने की ओर बढ़ा देती है तो अक्ष उसे एक नजर देख मुस्कुरा देता है और फिर झुककर अपनी गोद में उठा लेता है। उसकी गोद में उठाने पर नेत्रा उसके गले में बाहें डालकर कहती है, चलिए अभी हम इतना बोलकर अक्ष उसे वहां से बाहर ले आता है। वही नेत्रा को पता नहीं क्या सोचती है कि वो अपने एक हाथ से अक्ष के चेहरे को छूने लगती है। वो उसके गाल को, उसके नाक को, उसकी आंखों को, उसके चीन को टच कर रही थी और साथ साथ मुस्कुरा रही थी। अक्ष सामने चलते हुए उसकी हरकतों को नोट कर रहा था, लेकिन कुछ नहीं बोल रहा था। उसे नेत्रा का टच अच्छा लग रहा था। वही नेत्रा अभी धीरे से अपना हाथ उसके होठ पर लेकर आती है और उसके होठों को अपने हाथों से दबाकर फील करने लगती है और कहती है, ये क्या है, आपके लिप्स है? अक्ष जवाब देता है। अच्छा। इतना बोलकर नेत्रा बिना देरी किए उचक के अक्ष के होठों पर होठ रख देती है और उसे लाइट किस कर देती है। वही उसके ऐसे करने से अक्ष अपनी जगह पर जम जाता है और नेत्रा को देखने लगता है। तभी सामने से आवाज आती है, ओहो लवी डबी। हाँ। अक्ष नजरें उठाकर सामने देखता है तो अहम, विशाल, अंश उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। तीनों ने एक साथ ये लाइन बोली थी। उन्हें देखकर अक्ष उन्हें इग्नोर करता है और नेत्रा को लेकर आगे बढ़ता है तो नेत्रा इस बार अक्ष की गाल पर किस कर देती है तो अक्ष उसे देखकर कहता है, ये क्या कर रही हो? अरे आपको इतना भी नहीं पता इसे किस करना बोलते हैं? आप भी ना बुद्धू हो। नेत्रा फूल हाई हो रखी थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस समय क्या कर रही है। वही उसकी बात सुनकर वो त्रिमूर्ति एक बार हंस देती है। तो अक्ष उन्हें घूर कर देखता है। तभी विशाल कहता है, आय हाय, तो भाभी ने मना ही मिला अपने रूठे पिया को। उसकी बात पर अंश और अहम हंस देते हैं। वही अक्ष उन्हें कुछ कहता उससे पहले ही नेत्रा उसके गले में बाहें डालकर उसके होठों पर अपने होठ रख देती है। उसकी ऐसा करने पर अक्ष उसे देखने लगता है। वही अंश और विशाल अहम की आंखों पर हाथ रख देते हैं। अहम चिढ़ते हुए उनके हाथ हटाने की कोशिश करते हुए कहता है, क्या है, मुझे भी देखना है, हाथ हटाओ। नहीं बेटा, छोटे बच्चे ये सब नहीं देखते, विशाल अंश को कहता है और खुद एकटक उन दोनों देख रहा था। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, दूर हटो मुझसे, मुझे भी उन्हें किस करते देखना है। अरे तुझे बुरा लगेगा। नेत्रा को ऐसे देखकर अंश सामने देखते हुए कहता है, अरे मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा, छोड़ो मुझे। इतना बोलकर वो आखिरकार उनके हाथ अपनी आंखों से हटा ही देता है और सामने देखता है तो उसका मुंह खुल जाता है, क्योंकि नेत्रा ने अभी अक्ष का गले में हाथ कसे हुए थे और उसे किस किए जा रही थी। वही अक्ष उसे देख रहा था। वो तो नेत्रा का ये रूप देखकर हैरान था। वो अभी उसे प्रॉपर अच्छी तरह से किस कर रही थी, बिना किसी हिचकिचाहट के। नेत्रा अभी फुल फॉर्म में थी। अक्ष तो जैसे उसकी किस में खो ही गया था। उसे नेत्रा का खुद को किस करना बहुत अच्छा लग रहा था। वो उसके मुलायम होठों को अपने होठों पर फील कर रहा था। नेत्रा उसे होठों को दबाते हुए धीरे धीरे से सक कर रही थी। अक्ष जो उसमें खोया हुआ था, तभी उसके कानों में अंश की आवाज पड़ती है, अरे साले, जा रूम में जाकर करना ये सब, क्यों हम सिंगल्स को जला रहा है? और नहीं तो क्या, शर्म नाम जी चीज ही नहीं है, विशाल अक्ष को देखकर कहता है। उनकी बात पर अक्ष एक नजर उन्हें देखता है और फिर मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाता है। वो नेत्रा को लिफ्ट में लेकर आता है और उसे लिफ्ट की वाल के सहारे खड़ी कर अभी वो भी नेत्रा को किस करने लगता है। साथ साथ उसके हाथ नेत्रा की बॉडी पर घूम रहे थे। अभी अक्ष ने ड्रिंक कर रखी थी। हाँ, उसकी ड्रिंक की कैपेसिटी अच्छी थी, लेकिन फिर भी एक तो नेत्रा की इतनी करीबी और ऊपर से दोनों नशे में, तो अक्ष कैसे ही कंट्रोल रखता खुद पर। अभी लिफ्ट रुकती है तो अक्ष नेत्रा को ऐसे ही लिफ्ट करता है और उसके दोनों पैर अपनी कमर के इर्द गिर्द लपेट कर ऐसे ही किस करते हुए उसे अपने रूम में लेकर आता है और दोनों एक साथ किस करते हुए बेड पर ले जाते हैं। इन सबके बीच उनकी किस पर एक बार भी ब्रेक नहीं लगी थी। अक्ष के हाथ अभी नेत्रा के सीने पर घूम रहे थे, वही नेत्रा के हाथ अक्ष की पीठ पर चल रहे थे। जब नेत्रा को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो वो अक्ष के कंधे को हल्के से पूछ करती है। उसके ऐसे करने पर अक्ष उससे दूर होता है और बिना समय गवाए उसके पूरे चेहरे पर किस करने लगता है। वही नेत्रा अभी गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसकी सांसों का छोर पूरे कमरे में गूंज रहा था। वही अक्ष अभी उसके गले में आ गया था।
वो उसके गले में किस कर रहा था और हल्के हल्के बाइट भी कर रहा था, जिससे नेत्रा चिहुक रही थी और उसकी आवाज सुनकर अक्ष और एक्साइटेड हो रहा था। वो नेत्रा के कान के पास जाकर उसके ईयरलॉम को अपने दांतों में दबाते हुए सेडक्टिव वॉइस में कहता है, नेत्रा आई वॉन्ट यू बैडली। ये सुनकर नेत्रा की पकड़ अक्ष की कमर पर कस जाती है और वो भी अपनी बढ़ी हुई सांसों पर नियंत्रण पाते हुए धीमी आवाज में कहती है, मी टू, प्लीज लव मी बैडली, आई नीड यू। ये सुनकर अक्ष का चेहरा चमक जाता है और वो अपना चेहरा उठाकर नेत्रा को देखता है और स्माइल के साथ कहता है, सो लेट्स डू इट। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 40। तुमने मेरा फायदा उठाया। वो नेत्रा के कान के पास जाकर उसके ईयरलॉम को अपने दांतों में दबाते हुए सेडक्टिव वॉइस में कहता है, नेत्रा आई वॉन्ट यू बैडली। ये सुनकर नेत्रा की पकड़ अक्ष की कमर पर कस जाती है और वो भी अपनी बढ़ी हुई सांसों पर नियंत्रण पाते हुए धीमी आवाज में कहती है, मी टू, प्लीज लव मी बैडली, आई नीड यू। ये सुनकर अक्ष का चेहरा चमक जाता है और वो अपना चेहरा उठाकर नेत्रा को देखता है और स्माइल के साथ कहता है, सो लेट्स डू इट। आगे हम नेत्रा अक्ष की बात पर सिर्फ इतना जवाब देती है और अपने हाथ उसकी कमर पर कस देती है। अक्ष भी अपने होठ नेत्रा के होठों पर रख देता है और उसे किस करने लगता है। उसके किस करने से नेत्रा के हाथ जो उसकी कमर पर चल रहे थे, वो सरकते हुए उसके बालों में आ जाते हैं। अक्ष किस करते हुए नेत्रा के कपड़े उतारने लगता है। कुछ ही समय में दोनों के बीच में से कपड़ों का पर्दा हट जाता है। ऐसा होने पर अक्ष ऊपर उठकर नेत्रा को देखता है और देखते ही रह जाता है। नेत्रा के बदन पर अभी एक भी कपड़ा नहीं था और अक्ष उसे अपनी इंटेंस भरी नजरों से देख रहा था। अक्ष अपना वजन नेत्रा पर छोड़ देता है, जिस वजह से अक्ष अपने ब्रॉड सीने पर नेत्रा के कोमल सीने का स्पर्श महसूस कर रहा था। यह एहसास उसके लिए बहुत खास था। उसकी पूरी बॉडी गर्म होने लगी थी। अक्ष नेत्रा की कमर और पेट को सहलाते हुए अपना सिर नेत्रा के सीने में छुपाकर कहता है, यू आर सो सॉफ्ट। इतना बोलकर उसके सीने पर किस करने लगता है और उसके हाथ भी उसके सीने पर घूमने लगते हैं। आह, बाइट क्यों कर रहे हैं आप, मुझे दर्द हो रहा है। अक्ष के बाइट करने पर नेत्रा मुंह बनाकर धीमी आवाज में कहती है। उसके ऐसे बोलने पर अक्ष मुस्कुराकर नेत्रा के कान के पास जाकर उसे उसके येलो पर बाइट कर कहता है, मुझे तुम्हें किस करने में मजा आता है, क्योंकि तुम बिल्कुल रेड हो किसी स्ट्रॉबेरी की तरह, एंड यू नो व्हाट आई लव स्ट्रॉबेरी। बातें ही करेगे या मुझे प्यार भी करेगे, नेत्रा नशे की हालत में थोड़े गुस्से में कहती है। अक्ष तो आज बस उसे हैरानी से देख रहा था। वो उसे कुछ वक्त देखता है और कहता है, मैं ही क्यों, तुम भी तो मुझे प्यार कर सकती हो। इतना बोलकर उसकी कमर को अच्छे से पकड़ता है और पलट जाता है। अभी नेत्रा अक्ष के ऊपर थी और अक्ष उसके नीचे। वही अक्ष की बात का मतलब समझते हुए नेत्रा अपने दोनों हाथों को अक्ष के सीने पर घिरे घिरे से मूव करते हुए कहती है, ओके नाउ डोंट डिस्टर्ब मी। ये सुनकर अक्ष मुस्कुरा देता है और अपने हाथ अपने सिर के नीचे रखकर लेट जाता है और नेत्रा को देखने लगता है। वही नेत्रा अभी अपने अपने होठों को अक्ष के सीने पर रखकर किस करने लगती है और साथ साथ अपने हाथों को उसकी बॉडी पर मूव करने लगती है। वही नेत्रा के ऐसे करने पर अक्ष अपनी आंखें बंद कर लेता है और नेत्रा के एक एक टच को फील करने लगता है। वही नेत्रा के हाथ घूमते हुए अक्ष के एब्स पर आकर रुक जाते हैं और वो उन्हें टच कर महसूस करने लगती है। क्या ये आपके एब्स? नेत्रा एब्स पर हाथ घुमाते हुए धीरे से पूछती है। अक्ष अपनी बंद आंखों से जवाब देता है। तो नेत्रा उसके एब्स पर अपने होंठ रखकर उन पर किस करने लगती है। ये महसूस कर तो अभी अक्ष की हालत खराब होने लगी थी। वो अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है। तभी नेत्रा ऊपर आकर अक्ष के चेहरे पर हाथ फेरते हुए उसके होठों पर अपने होंठ रख देती है और उसे धीरे धीरे से किस करने लगती है। अभी ये सब अक्ष की बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। वो अपने पकड़ नेत्रा की कमर पर कस देता है और उसे लेकर पलट जाता है और उसके ऊपर आते हुए उसे वाइल्डली किस करने लगता है। नेत्रा भी उसे किस कर रही थी। उसे किस करते हुए अक्ष के हाथ नेत्रा के सीने पर घूम रहे थे, उन्हें सहला रहे थे और उन पर पकड़ कस रहे थे। उसके ऐसा करने से नेत्रा की सांसें तेज हो रही थी और उसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। ये महसूस कर अक्ष उसके गले में आ जाता है और उसके गले में किस करने लगता है और नेत्रा उसके ऐसा करने पर अपना गला ऊपर उठाकर उसे किस करने का सुनहरी मौका देती है और अपने हाथ अक्ष की पीठ पर इधर उधर चलाते हुए उसके कंधे पर किस करने लगती है। आह, प्लीज बाइट मत कीजिए, नेत्रा धीमी आवाज में कहती है। डोंट स्टॉप मी, इवन मैं तो कहता हूँ तुम भी मुझे बाइट करो, आई लव योर बाइट्स। इतना बोलकर अक्ष नेत्रा के ईयरलोब को अपने मुंह में लेकर सक करने लगता है। वही उसकी बात सुनकर नेत्रा अक्ष के कंधे पर जोर से बाइट करती है और फिर उस पर किस करने लगती है। उसके ऐसे करने पर अक्ष मुस्कुरा देता है और कहता है, आराम से बेबी, मैं तुम्हारा ही हूँ, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हूँ। नेत्रा उसकी बात पर उसके गाल पर जोर से किस करते हुए फिर जोर से बाइट कर मासूम सी शक्ल बनाकर कहती है, मैंने आपको देखा तो नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से आप कलिंगर जैसे दिखते हो। वॉट, कालिंगर? अक्ष जो उसकी कोलरबोन पर किस कर रहा था वो रुककर नेत्रा को देखते हुए कहते हैं। अक्ष के ऐसे बोलने पर नेत्रा अपना चेहरा उसके गले में छुपाकर उसे किस करते हुए कहती है, बट आई लव कालिंगर, मुझे कलिंगर खाना बहुत पसंद है। इतना बोलकर उसके गले पर बाइट करती है। अभी अक्ष उसकी बात पर मुस्कुरा देता है और एक बार फिर उसके होठों पर होठ रख उसे किस करने लगता है, उसके होठों को दबाते हुए सक करने लगता है।
साथ साथ उसके हाथ उसके नेत्रा के पूरे बदन पर चल रहे थे। अक्ष नेत्रा के होठों पर किस करने के बाद उसके गले में आता है और फिर उसके कॉलबोन पर किस के साथ हल्के हल्के बाइट करने लगता है। फिर नीचे आते हुए उसके सीने पर किस करते हुए वो उसके पेट पर आता है और किस करने लगता है। नेत्रा की बढ़ी हुई सांसों की वजह से उसका पेट अंदर बाहर हो रहा था। अक्ष नेत्रा की बेली बटन पर किस करता है और फिर उसे लिक करने लगता है और अपना नाक उसके पेट पर इधर उधर रगड़ते हुए उसे किस करने लगता है। उसके ऐसा करने से नेत्रा के पेट में अजीब सी गुदगुदी होती है और उसके हाथ अक्ष के बालों में कस जाते हैं। तभी अक्ष नीचे की तरफ जाते हुए नेत्रा के थाइस को अपने होठों से सहलाते हुए उन्हें किस करने लगता है। ये महसूस कर नेत्रा अपनी भारी हो चुकी आवाज के साथ कहती है, प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज, नाउ आई वॉन्ट टू फील यू। ये सुनकर अक्ष टेढ़ा मुस्कुरा देता है और फिर नेत्रा के चेहरे को देखता है जिस पर हल्की हल्की पसीने की बूंदें थी। उसे देखकर अक्ष अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब ले जाता है और उसके होठों पर होठ रखकर उसे किस करने लगता है। तभी नेत्रा को दर्द का एहसास होता है और उसके हाथ अक्ष के कंधों पर कस जाते हैं। ऐसे ही दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। आज नेत्रा भी अक्ष का पूरा साथ दे रही थी। दोनों ही एक दूसरे पर अपना प्यार लूटा रहे थे। रात के करीब 9 शाम से शुरू हुआ ये सिलसिला अभी तक चालू था। अक्ष ने अपना चेहरा नेत्रा के गले में छुपा रखा था और प्यार किए जा रहा था। दोनों के बदन पूरे पसीने से लथपथ थे। कुछ समय और नेत्रा पर प्यार लुटाने के बाद अक्ष नेत्रा के ऊपर ही लेट जाता है और गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। नेत्रा के हाथ अभी अक्ष के गले में थे और वो भी गहरी गहरी सांसें ले रही थी, लेकिन उसकी आंखें अभी धीरे धीरे से बंद हो रही थी। तभी अक्ष अपना चेहरा उठाकर नेत्रा को देखता है और उसके होठों पर लाइट किस कर कहता है, मजा आया बहुत। नेत्रा अपनी बंद होती आंखों से अक्ष को देखने की कोशिश करते हुए कहती है। अक्ष उसकी बात पर टेढ़ा मुस्कुरा देता है और एक बार फिर उसके चेहरे पर किस करने लगता है और फिर नेत्रा के होठों के बिल्कुल पास जाता है। दोनों के होठ अभी एक दूसरे से टच हो रहे थे। वो उसके सिर से सिर टिकाकर कहता है, मुझे भी बहुत मजा आया, थैंक यू। यू टू, नेत्रा मरी सी आवाज में कहती हैं। ये सुनकर अक्ष उसके होठों पर किस करने लगता है और कुछ समय किस करने के बाद अपना सिर नेत्रा के गले में छुपा कर कहता है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो मैं वही आदमी हूँ जो तुम्हारी शादी वाली रात तुम्हारे साथ था। एक्स अचानक से इतना बोलकर अक्ष चुप कर जाता है। अक्ष भी नशे में था और वो क्या बोल रहा था उसे भी एहसास नहीं था। अभी अक्ष नेत्रा के गले में अपना चेहरा छुपाकर नेत्रा के जवाब का वेट कर रहा था, लेकिन जब उसे काफी समय तक कोई जवाब नहीं मिलता तो अपना सिर उठाकर नेत्रा के चेहरे को देखता है तो वो सो चुकी थी। उसे ऐसे सोते देखकर अक्ष मुंह बनाकर बच्चों की तरह कहता है, तुम सो क्यों गई? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, तुम्हें सब कुछ बताना था, प्लीज उठ जाओ। इतना बोलकर नेत्रा को देखने लगता है, लेकिन जब वो नहीं उठती तो वो उसकी गाल को सहलाते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, सो जाओ, सुबह बात करेंगे। वैसे भी मुझे भी बहुत नींद आ रही है, वो भी जिंदगी में पहली बार आए। इतना बोलकर नेत्रा के गाल पर किस करता है और उसके ऊपर ही निठाल हो जाता है और आंखें बंद कर लेता है और कुछ ही समय में नींद के आगोश में चला जाता है। अगली सुबह सुबह के 7 बजे हुए थे। अक्ष और नेत्रा अभी तक सो रहे थे। तभी अक्ष की पलकें हिलने लगती है। वो धीरे धीरे से अपनी आंखें खोलता है तो सिर में तेज दर्द महसूस होता है। ये महसूस कर वो अपना सिर पकड़ लेता है और कहता है, आहे मेरा सिर दर्द। सिर दर्द फील करते ही वो बेड पर हाथ रख कर उठने को होता है तो उसका हाथ बेड पर ना पड़कर किसी सॉफ्ट चीज पर पड़ जाता है। अक्ष उस चीज को समझने की कोशिश करने लगता है। वो उसे अपने हाथ में पकड़कर फील करने लगता है। जैसे ही उसे कुछ समझ आता है तो अपना सिर झुकाकर देखता है तो नेत्रा का मासूम सा चेहरा उसकी नजरों के सामने था और उसका हाथ अभी नेत्रा के सीने पर था। ये महसूस कर एक पल के लिए अक्ष मुस्कुरा देता है और अगले ही पल कहता है, नेत्रा यहाँ। इतना बोलकर अपने दिमाग पर जोर डालता है तो रात की एक एक बात उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगती है। वो सब याद आते ही अक्ष के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ जाती है। उसका ध्यान खुद पर और नेत्रा पर जाता है। दोनों के ही बदन पर अभी एक भी कपड़ा नहीं था। दोनों एक पतली सी ब्लैंकेट से कवर थे। ये देख अक्ष को एक अजीब सी खुशी का एहसास हो रहा था। वो नेत्रा के गाल को सहलाते हुए कहता है, नेत्रा वेक अप। लेकिन नेत्रा पर इसका कुछ असर नहीं पड़ता। वो तो मस्त सो रही थी। उसे उठते ना देख अक्ष उसके कान के पास जाकर कहता है, नेत्रा उठो, तुम्हें रेडियो स्टेशन नहीं जाना। अगर अभी नहीं उठी तो लेट हो जाओगी, उठ जाओ। अक्ष एक बार फिर उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो नहीं ही उठती तो वो उसके लिप्स पर लाइट किस करता है और खुद उठकर बैठ जाता है और साइड से फोन उठाकर किसी को लगाते हुए कहता है, 2 लेमनेड मेरे रूम में भेजो। इतना बोलकर कॉल कट कर देता है और बाथरूम में चला जाता। कुछ समय बाद जब वो फ्रेश होकर बाहर आता है, इस समय उसने एक टॉवल बांध रखा था। उसकी नजर नेत्रा पर जाती है, जो अभी भी सो रही थी। तभी उसके रूम पर नॉक होता है तो वो जाता है और ट्रे लेकर अंदर आता है। वो ट्रे को अंदर टेबल पर रख देता है और एक गिलास उठाकर खुद पी जाता है। फिर नेत्रा को देखने लगता है। उसे देखते हुए उसके दिमाग में कुछ आता है तो वो बाथरूम में चला जाता है और बाथटब में पानी चलाकर बाहर आता है और नेत्रा को देखकर कहता है, ऐसे तो तुम उठने से रही। इतना बोलकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसे लेकर बाथरूम में चला जाता है और बाथटब में लेटा देता है। लेकिन नेत्रा बाथटब में भी आराम से लेट जाती है।
ये देख अक्ष की आंखें छोटी हो जाती है और वो नेत्रा को देखकर कहता है, ये लड़की है या कुंभकर्ण की मिनी वर्जन है। उठने का नाम ही नहीं ले रही है, लेकिन कोई नहीं, मैं भी इसे उठाकर ही धम लूंगा। इतना कहकर हैन शौवा पकड़कर नेत्रा के मुंह पर पानी मारने लगता है तो नेत्रा कुनमुनाने लगती है और अपना चेहरा इधर उधर करने की कोशिश करने लगती है, और फिर एकदम से हड़बड़ा कर उठ जाती है और अपने चेहरे को अपने हाथों में छुपा लेती है और कहती है, सोना, ये कौन सा तरीका है किसी को नींद से जगाने का? सोना नहीं अक्ष, अक्ष मित्तल। अक्ष नेत्रा को देखकर इतना बोलता है और फिर अपना टॉवल निकाल कर उसके बाथटब में बैठ जाता है और उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। आप? नेत्रा हैरान होकर कहती है और अपना सिर पकड़ लेती है। मैं, क्या हुआ, सिर दर्द कर रहा है? अक्ष नेत्रा को उसकी कमर से पकड़कर उसके कंधे पर अपनी चीन टीका कर कहता है। हाँ, बहुत दर्द कर रहा है, नेत्रा अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर कहती है। लगता है तुमने कल पहली बार ड्रिंक की थी, अक्ष नेत्रा के थाइस को सहलाते हुए कहता है। अक्ष के हाथों को अपनी थाइस पर फील कर नेत्रा झट से उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं और क्या हम दोनों इस समय बाथटब में हैं? हाँ, हम दोनों इस वक्त साथ में बात ले रहे हैं, अक्ष अपने नाक से नेत्रा के गले और कंधे को सहलाते हुए कहता है। क्या? लेकिन क्यों? और आप क्या बोल रहे हैं, पहली बार ड्रिंक की है, इसका मतलब क्या? नेत्रा हैरान होकर कहती है। क्या मतलब क्या? क्या तुम्हें याद नहीं है, कल तुम मुझे मिलने बार में आई थी और फिर तुम वाइन को जूस समझकर पी गई और उसके बाद? इतना बोलकर अक्ष चुप कर जाता है और नेत्रा के चेहरे को देखने लगता है। ओह, उसके बाद का क्या? नेत्रा लड़खड़ाती आवाज में कहती है। उसके बाद तुमने मेरा फायदा उठाया, अक्ष उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहता है। कुछ भी मत बोलिए, मैं ऐसा कर ही नहीं सकती, नेत्रा डरते हुए तेज आवाज में कहती है। कर नहीं सकती क्या? तुमने ऐसा किया है, तुम तो मुझे पर ऐसे टूट पड़ी थी जैसे तुम शेर हो और मैं तुम्हारा शिकार। अक्ष नेत्रा की थाइस पर अपनी पकड़ कसते हुए कहता है और उसकी गाल से अपनी गाल को सहलाने लगता है। वही नेत्रा अभी रात में क्या हुआ जानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था और ऊपर से उसका सिर दर्द की वजह से फटा जा रहा था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगली वीडियो में। ये कहानी छोटी लग रही हो तो आप बताएं कमेंट करके, कहानी को और लंबी की जाएगी। लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। अब अपना और फैमिली का शयन रखिए, मिलेंगे कल। दोस्तों, टेलीग्राम पर मेरा चैनल है एएस नोवेल हिंदी स्टोरी, प्लीज उसे फॉलो कर लीजिए और नए कहानी को सुनिए। जो कहानी आप सुनना चाहते हैं वह आप बता सकते हैं, आपके लिए कहानी लिखी जाएगी।